हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुष्मान क्लासेस। तो जैसा कि आपको मालूम है कि कल ही मतलब डेट था आपका जो 23/9/2024। तो एच पी एस सी पी जी टी मैथ्स का सब्जेक्टिव एग्ज़ाम हुआ। ठीक है, तो आप लोगों ने एग्ज़ाम अगर दिया होगा तो उसके सोल्यूशन को भी आप सर्च कर रहे होंगे। तो कल के दिन में हमने कुछ क्वेश्चंस के सोल्यूशन अपलोड किए हैं, उन क्वेश्चंस के सोल्यूशन को आपने देखा भी होगा। तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, पूरे कंप्लीट पेपर को एक ही लेक्चर में मैं आज आपको कंप्लीट सोल्यूशन बताने वाला हूँ। तो चूंकि पेपर डिस्क्रिप्टिव है तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन हाँ ये है कि अगर आप कंप्लीट लेक्चर देख लेते हैं तो आपको सटीक सोल्यूशन की जानकारी हो जाएगी। और यूट्यूब पे सबसे पहले मैं आपको कंप्लीट सोल्यूशन विदाउट एनी एरर बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक का बटन दबाना नहीं भूलिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोज़ मैं लेकर लगातार आता रहता हूँ। और साथ ही साथ अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 18 क्वेश्चन पूछे गए थे और क्वेश्चन सभी डिस्क्रिप्टिव नेचर के थे, तो आपको इसको सॉल्व करना था। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हम लोग सबसे पहले कहा जा रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पूछी जा रही है। हालांकि यहाँ पे इन्होंने मैट्रिक्स का सिंबल लगाया है, तो मैट्रिक्स का ही तो डिटर्मिनेंट निकाला जाता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो मैट्रिक्स का, इस मैट्रिक्स का हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट निकालना है। तो मैं इसको चले डेल्टा से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर आप इस कॉलम को देख रहे होंगे तो ये C2 कॉलम हमारा है और ये कौन सा कॉलम है, C3 कॉलम है। तो पहला मैं जो ऑपरेशन लगाऊंगा, मैं ऑपरेशन ये लगाऊंगा कि C3 इज रिप्लेस्ड बाई C3 माइनस C2, C3 माइनस C2। तो हमारा जो डिटर्मिनेंट है किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा कन्वर्ट हो जाएगा 1 1 1। यहाँ हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस एक्स, और हो जाएगा 1 प्लस वाई और 1 प्लस जेड। ठीक है, और C3 माइनस C2 कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग को देखिए कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे। अब अगर हम ऑपरेशन लगा दें C2 इज़ रिप्लेस्ड बाई C2 माइनस C1, तो क्या होगा, तो हमारा जो डेल्टा है अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू C2 माइनस C1 करना। तो यहाँ तो 1 1 1 आएगा, C2 माइनस C1 करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स वाई जेड, और यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब चाहे तो आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, या आपको देखिए 1 1 1 ढेर सारे दिख रहे हैं तो आप 2 जीरो इसमें बना सकते हैं। तो इसके लिए मैं ऑपरेशन क्या लगाऊंगा, R2 इज रिप्लेस्ड बाई R2 माइनस R1, और R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 इज रिप्लेस्ड बाई R3 माइनस R1। ठीक है, ये 2 ऑपरेशन हम लोग लगाएंगे तो जो हमारा डेल्टा है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1x एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 1 माइनस 1 जीरो, यहाँ पे y माइनस एक्स, और यहाँ पे कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 1 माइनस 1 जीरो, यहाँ पे हो जाएगा जेड माइनस एक्स, और यहाँ पे कितना हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा कि सेकंड रो में y माइनस एक्स कॉमन है, थर्ड रो में जेड माइनस एक्स कॉमन है। तो मैं यहाँ पे y माइनस एक्स और जेड माइनस एक्स कॉमन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे y माइनस एक्स और जेड माइनस एक्स कॉमन कर लें तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 1x एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे 0 1 y प्लस एक्स, और यहाँ पे 0 1 और z प्लस एक्स बचेगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसको फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग एक्सपैंड कर देते हैं। तो हमें क्या, एक्सपैंडिंग अलॉन्ग फर्स्ट रो, सॉरी एक्सपैंडिंग अलॉन्ग फर्स्ट कॉलम, तो y माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, और यहाँ पे 1 इंटू कितना मिलेगा जेड प्लस एक्स माइनस जेड प्लस एक्स माइनस, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा जेड माइनस वाई मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें से हम लोग माइनस कॉमन कर लेते हैं, इसमें से माइनस कॉमन कर लेते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड, और कितना आ जाएगा जेड माइनस एक्स। तो ये इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारी आ गई, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, और कितना आ जाएगा जेड माइनस कितना हो जाएगा एक्स हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको इसको सोल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 1 में बी पार्ट दिया गया था, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट क्या है, कहा जा रहा है कि इफ़ दिस इज इक्वल टू दिस, उसी का बी पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि दिस इज इक्वल टू दिस, देन व्हाट इज द वैल्यू आपकी। देखिए यहाँ पे आपको इसको डिटर्मिनेंट की तरह कंसीडर करना है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने पहले क्वेश्चन में भी मैट्रिक्स बना के बोला था ये इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपको बतानी थी क्या आएगी। ठीक है, तो उसी क्वेश्चन के रेफरेंस में ये बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको एज ए डिटर्मिनेंट यहाँ पर ट्रीट करना है। देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये होगा कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो डिटर्मिनेंट है उसको राइट हैंड साइड वाले डिटर्मिनेंट में हम लोग वैसा बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, देखिए पहले मैं सिर्फ LHS को सिर्फ सॉल्व करूंगा, ये जो LHS में डिटर्मिनेंट है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके लिए मैं ऑपरेशन देखिए क्या लगाने जा रहा हूँ, उसके लिए ऑपरेशन में लगाऊंगा कि C2 इज रिप्लेस्ड बाई C2 प्लस C3, C2 इज रिप्लेस्ड बाई C2 प्लस C3, ये ऑपरेशन हम लोग लगाएंगे।
तो क्या आ जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 111, ठीक है। C2 प्लस C3 करेंगे तो sin x sin y sin z कट जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 cos x, यहाँ आ जाएगा 2 cos y, और फिर कितना आ जाएगा 2 cos z, और यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा cos x प्लस sin x, फिर कितना आ जाएगा cos y प्लस sin y, cos y प्लस sin y, और यहाँ पे कितना आ जाएगा cos z प्लस sin z, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा कि 2 सेकंड कॉलम में से हम लोग 2 कॉमन कर सकते हैं। तो अगर मैं 2 को कॉमन कर दूँ तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 को हम लोग कॉमन कर लें तो हमारे पास आ जाएगा 111, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा cos x, यहाँ पे आ जाएगा cos y, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा cos z आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास क्या है cos x प्लस sin x, ठीक है, और फिर कितना हमारे पास है cos y प्लस sin y, और हमारे पास कितना है cos z प्लस sin z है, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग C3 में से क्या करें, अगर C3 में से C2 को माइनस कर दें, एक ऑपरेशन हम लगाने जा रहे हैं, C3 इज रिप्लेस्ड बाई C3 माइनस C2, तो ये डेल्टा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ तो 1 ही रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे cos x cos y cos z रहेगा, cos x cos y और cos z रहेगा, और यहाँ पे जब C3 माइनस C2 लगाएंगे तो कितना आ जाएगा sin x sin y sin z आ जाएगा। थर्ड कॉलम में sin x sin y sin z आ जाएगा, ठीक है, sin x sin y और कितना आ जाएगा sin z हो जाएगा। अब आप अपने जो राइट हैंड साइड में डिटर्मिनेंट दिया गया उसको ज़रा देखिए, ये चाह रहे हैं कि पहले रो में 1 मिल जाए, यहाँ पे हमारे पास पहले कॉलम में 1 है, ये चाहते हैं कि दूसरे रो में sin x sin y sin z मिल जाए, हमारे पास तीसरे कॉलम में sin x sin y sin z है, और ये चाहते हैं तो ये जो हमारे पास कॉलम में अवेलेबल है ये चाहते हैं रो में मिल जाए। तो डिटर्मिनेंट की एक प्रॉपर्टी होती है कि डिटर्मिनेंट के सारे रोज़ को कॉलम्स में अगर कन्वर्ट कर दें या कॉलम्स को रोज़ में कन्वर्ट कर दें तो डिटर्मिनेंट पे कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो वही प्रॉपर्टी हम लोग लगाएंगे, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स, हमें लिखना पड़ेगा इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2, पहला जो कॉलम है उसको पहले रो में लिख देते हैं 1 दूसरा रो है cos x cos y cos z, cos x cos y cos z, इसको हम लोग सेकंड रो में लिख देते हैं। थर्ड कॉलम में हमारे पास sin x sin y sin z, इसको मैं थर्ड रो बना देता हूँ, sin x sin y और sin z बना देता हूँ। तो अभी देखिए काफ़ी कुछ मैचिंग हो गया, बस अंतर ये है कि यहाँ पे R2 R3 कुछ दूसरा है, हमारे पास R2 R3 कुछ दूसरा है, मतलब एक इंटरचेंज करने की ज़रूरत है। तो आपको मालूम है कि डिटर्मिनेंट में अगर किसी दो रो को हम लोग आपस में इंटरचेंज करते हैं तो बाहर एक माइनस साइन लगाना पड़ता है। तो इंटरचेंजिंग R2 एंड R3, ये ऑपरेशन हम लगाएंगे इंटरचेंजिंग R2 एंड R3। तो ये कितना हो जाएगा, बाहर एक माइनस आ जाएगा और हमारे पास कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास sin x sin y sin z, sin x sin y sin z, और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास cos x cos y cos z, cos x cos y और cos z आ जाएगा। अब देखिए हमारे पास मैचिंग आ गया। अब राइट हैंड साइड वाले डिटर्मिनेंट से इसको कंपेयर करवा देंगे तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगी। तो देयरफॉर k इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, -2 आ गया। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, k इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि लेट t फ्रॉम R4 to R3 बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइंड बाय ABCD which is defined as a minus b plus c plus d, a plus 2c minus d, a plus b plus 3c minus d, 3c minus 3d, then find the basis and dimension of image of t। पहले इमेज ऑफ टी का बेसिस भी निकालना है और डायमेंशन भी निकालना है, और कर्नल ऑफ टी का बेसिस भी निकालना है और क्या निकालना है, डायमेंशन निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जो हमारा इमेज ऑफ टी है जिसको हम लोग रेंज ऑफ टी भी बोलते हैं, ठीक है, तो उसकी हम लोग क्या निकालेंगे, बेसिस निकालेंगे और डायमेंशन निकालेंगे। तरीका क्या होता है समझना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे कि लेट x1 x2 x3 लेट x1 x2 x3 बिलोंग्स टू लेट x1 x2 x3 बिलोंग्स टू रेंज ऑफ टी या इमेज ऑफ टी। ठीक है, रेंज इमेज टी एक ही बात है, रेंज ऑफ टी या इमेज ऑफ टी। ठीक है, मैं कह लेता हूँ कि इमेज ऑफ टी में एक एलिमेंट मैंने आर्बिट्रेटली लिया है x1 x2 x3। ठीक है, तो निश्चित रूप से यहाँ पे कोई एलिमेंट ABCD ऑपरेट हुआ होगा, T इज ऑपरेटेड ऑन ABCD और उसका आंसर कितना आया होगा, x1 x2 x3 आया होगा। तो हम x1 x2 x3 को क्या लिख सकते हैं, x1 x2 x3 कैन बी रिटन एज व्हाट, T ऑफ ABCD। ठीक है, T ऑफ A, B, C, D। ठीक है,
अब टी ऑफ ए बी सी डी की डेफिनेशन देखिए यहाँ पर दी गई है, इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन दी गई है। क्या दिया गया है? पहला जो इसका कंपोनेंट है वो है ए माइनस बी प्लस सी प्लस डी। दूसरा इसका कंपोनेंट क्या है? ए प्लस टू सी माइनस डी, ए प्लस टू सी माइनस डी, ए प्लस टू सी माइनस डी। और तीसरा कंपोनेंट क्या है? ए प्लस बी प्लस थ्री सी माइनस थ्री डी, ए प्लस बी प्लस थ्री सी माइनस थ्री डी। ये हमारा तीसरा कंपोनेंट है। और इधर लेफ्ट में हमारे पास क्या है? x1 x2 x3 है। ठीक है, तो दोनों तरफ हम लोग कंपेयर करवा देते हैं या थोड़ा सा इसको और अच्छे से अरेंज करके लिखते हैं। देखिए यहाँ पे पहले कंपोनेंट में ए का कोफिशिएंट कितना? 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे ए 1,1,1 प्लस बी, पहले कंपोनेंट बी का कोफिशिएंट कितना? -1, दूसरे वाले में बी का कोफिशिएंट 0 है, तीसरे वाले में बी का कोफिशिएंट 1 है। फिर हम लोग कैसे लिखेंगे? प्लस सी टाइम्स कितना हो जाएगा? 1 2 3, पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, और प्लस डी टाइम्स कितना हो जाएगा हमारे पास? 1 -1 -3, 1 -1 और -3। इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। ठीक है, तो अब देखिए ये x1 x2 x3 है ना, x1 x2 x3 इमेज का या रेंज सेट का हमारा एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट था जो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है। 1 1 1 1 1 -1 0 1 1 2 3 1 -1 -3। तो यही इसकी बेसिस हो सकती है, बशर्ते कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो। तो उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि जो चार वेक्टर आपको मिले हैं, क्या क्या मिला हमको? 1 1 1 एक वेक्टर तो ये मिला, -1 0 1 -1 0 1, और तीसरा वेक्टर क्या मिला? 1 2 3, और चौथा वेक्टर में मिला 1 -1 -3, 1 -1 -3। हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या इसमें से कौन कौन से वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको एकलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। एकलन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं? पहला रो हमारा क्या? 1 1 1 है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक पाइवोट एलिमेंट मान लीजिए 1 मिल गया, इसके नीचे हमको क्या बनाना है? 0 बनाना है। तो क्या लगाएंगे? R2 + R1 लगाएंगे, मतलब क्या हो जाएगा? 0, यहाँ कितना मिल जाएगा? 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2। फिर क्या लगाएंगे? R3 - R1 लगाएंगे, तो 1 - 1 0, 2 - 1 1, 3 - 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर R4 - R1 लगाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1 - 1 0, और फिर -2 और -4, -2 और -4। तो यहाँ पे 1 के नीचे हमको पूरा का पूरा कितना मिल गया? 0 मिल गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगला एलिमेंट कितना? 1 है। अब इसके नीचे हमें 0 बनाना है, तो क्या ऑपरेशन लगाएंगे हम लोग? तो पहले तो 1 1 1 को उतार देते हैं, 1 1 1 को उतार दिया, फिर 0 1 2 को भी उतार लिया। अब ऑपरेशन क्या लगाएंगे? R3 - R2 लगाएंगे, तो 0 1 - 1 0, 2 - 2 0। फिर R4 माइनस क्या लगाएंगे? R4 + 2 R2 लगाएंगे, R4 + 2 R2 करेंगे तो ये भी 0 0 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख पाए कि यहाँ पे देखिए एक पाइवोट एलिमेंट मिला, यहाँ पे एक पाइवोट एलिमेंट यहाँ पे मिला। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दो एलिमेंट आपको मिले ये तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हैं, और बाकी जो दो हैं वो क्या है? डिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो इस बात को हम कैसे लिखेंगे? दिस इम्प्लाइज दैट वी सी दैट S इज इक्वल टू, एक सेट बना लेते हैं, S इज इक्वल टू जो पहले दो मेंबर हैं 1 1 1 1 1 1 और -1 0 1 -1 0 1 are linearly independent. This implies that this set is what? Linearly independent। मतलब ये दोनों वेक्टर क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और जो बचे हुए दो थे कौन से? 1 2 3 और 1 -1 1 3 एंड 1 2 3 और 1 -1 -3, 1 -1 -3, ये इसको हम लोग जनरेट कर सकते हैं। इन्हीं दोनों वेक्टर के हेल्प से क्या कर सकते हैं? जनरेट कर सकते हैं। मतलब दिस बिलोंग टू लीनियर स्पैन ऑफ S, दिस बिलोंग टू लीनियर स्पैन ऑफ S। इसका मतलब जो रेंज ऑफ T की बेसिस आ गई है ना, रेंज ऑफ T हमारा कैसे जनरेट हो सकता है? रेंज ऑफ T या इमेज ऑफ T एक ही बात है। रेंज ऑफ T कैसे जनरेट होगा? लीनियर स्पैन ऑफ S, लीनियर स्पैन ऑफ S। इसका मतलब इस तरीके से हम लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे? 1 1 1 1 1 1 और कितना हो जाएगा? -1 0 1। इन्हीं दोनों वेक्टर से हमारा जो रेंज स्पेस पूरा का पूरा क्या हो सकता है? जनरेट हो सकता है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि हमारी जो बेसिस आ गई रेंज स्पेस की वो कितनी आ गई? तो हम यहाँ पर कंक्लूड करते हैं, therefore basis of image of T या रेंज ऑफ T एक ही बात है। therefore basis of image of T इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ गया? 1 1 1 आ गया, और कितना आ गया? -1 0 1 आ गया। अब इसकी डायमेंशन पूछे थे, डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ T, डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ T, तो दो वेक्टर हैं, इसका डायमेंशन कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ठीक, तो पहला पार्ट सॉल्व हो गया। अब हमें बात करना था कि कर्नल ऑफ T की बेसिस
और कर्नल ऑफ टी का आपको क्या निकालना है, डायमेंशन निकालना है, ठीक है। तो देखिए उसको सेकंड पार्ट इसका कैसे करेंगे, इसका सेकंड पार्ट, ठीक है। तो कर्नल के लिए हम लोग क्या करेंगे, मैं मान लेता हूँ कि लेट कर्नल क्या होता है, यहाँ पे अगर हमारे पास मान लीजिए कि R4 है और यहाँ पे हमारे पास कितना R3 है, ठीक है। तो यहाँ पे जिस भी एलिमेंट, जो भी एलिमेंट यहाँ के जीरो से जुड़ेगा, ठीक है, वही हमारे किस में आएगा, कर्नल में आएगा। तो मैं मान लेता हूँ कि लेट A, B, C, D, है ना, R4 का एलिमेंट ले रहा हूँ। मान लिया कि मैं ये मान लेता हूँ कि ये कर्नल में बिलोंग करता है, लेट दिस बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ टी, ठीक है, दिस बिलोंग्स टू कर्नल ऑफ टी। तो अगर कर्नल ऑफ टी में बिलोंग करता है, इसका मतलब इसकी इमेज निकालें, अगर टी ऑफ A, B, C, D निकालें तो किससे कितना आ जाएगा, 0 0 0 आ जाएगा, 0 0 0 आ जाएगा, ठीक है। अब ABCD की डेफिनेशन क्या थे, टी ऑफ ABCD क्या था, A माइनस, तो A माइनस बी प्लस सी प्लस डी, मतलब इसको करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। यहाँ पे चाहे तो मैं एक बार लिख दूँ, पहले हमारे पास क्या था, टी ऑफ ABCD A माइनस बी, ठीक है, प्लस सी प्लस डी, प्लस सी प्लस डी। दूसरा कंपोनेंट क्या था हमारे पास, A प्लस 2C माइनस डी, और इसका अगला कंपोनेंट कितना था हमारे पास, A प्लस बी प्लस 3C, A प्लस बी प्लस 3C माइनस 3D, ये था हमारे पास। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 0 0 हो जाएगी। तो अगर इसको कंपेयर करें तो हमें क्या इक्वेशंस मिलेंगे, हमें इक्वेशन मिलेगा A माइनस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 0, और क्या मिलेगा, A प्लस 2C और माइनस डी इज इक्वल टू 0, और तीसरा क्या मिलेगा, A प्लस बी प्लस 3C माइनस 3D इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर अगर हम लोग इसको, इसके जो कोफिशिएंट हैं इसके मैट्रिक्स बना ले अगर हम लोग, ठीक है, मतलब इसको कैसे बनाएंगे आप, यहाँ से लिखेंगे 1 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 1 1, ठीक है, और 1 0 1 0 2 माइनस 1, ठीक है, और तीसरा क्या, 1 1 1 1 3 माइनस 3, 1 1 3 माइनस 3। इसके जो कोफिशिएंट है उसकी मैंने मैट्रिक्स बना ली, ठीक है। इनटू यहाँ पे क्या लिखेंगे, ABCD इज इक्वल टू कितना आएगा, 0 0 0 आएगा, इज इक्वल टू 0 0 0 ये आएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, जो ये जो कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स है, कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स को हम लोग क्या करेंगे, एकलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स को अगर हम लोग एकलन फॉर्म में कन्वर्ट करें, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं पहले, ठीक है। कोफिशिएंट वाली मैट्रिक्स को हम लोग क्या करेंगे, एकलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा ज़रा देखिए, ये कन्वर्ट कर दें अगर इसको एकलन फॉर्म में, तो ये हमारे पास आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू ये आ जाएगा, पहले रो को तो एज इट इज़ रहने देते हैं, 1 माइनस 1 1 1, ठीक है, और दूसरे में ऑपरेशन हम लोग लगा देते हैं, क्या, R2 माइनस R1 कर दें अगर, तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस 1 1 फिर माइनस 2, और तीसरे में ऑपरेशन क्या लगा दें, R3 माइनस R1 लगा दें, तो 1 माइनस 1 0, ठीक है, फिर क्या मिलेगा 2, और फिर कितना मिलेगा 2 और माइनस 4, ठीक है, 2 2 माइनस 4, ये हमें मिलेगा, करेक्ट। अब देखिए यहाँ पे एक पाइवोट एलिमेंट मिल चुका है, अब इसके नीचे हम लोग क्या बनाएंगे, 1 के नीचे 0 बनाएंगे, तो फिर से ऑपरेशन लगा देते हैं, R2 माइनस 2 R1, R2 माइनस 2 R2, तो 1 माइनस 1 1 1, ठीक है, और कितना मिल जाएगा, 0 1 1 माइनस 2, 0 1 1 माइनस 2, और थर्ड में हमको कितना मिल जाएगा, 0 0 0 मिल जाएगा, 0 0 0 0 मिल जाएगा। क्या ऑपरेशन लगाया हमने, R3 इज रिप्लेस्ड बाय R3 माइनस 2 R2, ठीक है। तो देखिए ये एकलन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो हमें जो पाइवोट एलिमेंट मिले हैं, ठीक है, वो कहाँ कहाँ पे मिले, फर्स्ट कॉलम में मिले हैं, सेकंड कॉलम में मिले हैं। इसका मतलब ये होगा कि सी और डी आर फ्री वेरिएबल्स। इसका मतलब ये हो गया कि सी एंड डी आर फ्री वेरिएबल्स, ठीक है, फ्री वेरिएबल्स। अच्छा, अब इससे इक्वेशंस हमको क्या मिलेंगे, इससे इक्वेशंस अगर हम लोग बनाएं, इसके बगल में क्या लिखा हुआ था, ABCD, इसके बगल में लिखा हुआ था ABCD, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0 0 0 लिखा हुआ था, इज इक्वल टू 0 0 0। तो यहाँ से इक्वेशंस क्या मिलेंगे हमको, इक्वेशंस मिलेंगे A माइनस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन क्या मिलेगा हमको, दूसरा इक्वेशन मिलेगा B प्लस सी माइनस 2D, B प्लस सी माइनस 2D इज इक्वल टू मिलेगा 0। अब C और D फ्री वेरिएबल्स हैं, तो चलिए कुछ उसको वैल्यू देना हम लोग शुरू करते हैं। टेक C इज इक्वल टू 1 एंड D इज इक्वल टू 0, C इज इक्वल टू 1 और D इज इक्वल टू 0 हम ले लेते हैं, और इक्वेशन नंबर 2 में अगर पुट कर दें C और D की वैल्यू, तो यहाँ से हमको B की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी,
बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -1, और ये सी डी और बी की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करें तो यहाँ से ए इज इक्वल टू हमको कितना मिल जाएगा, ए इज इक्वल टू मिल जाएगा -2 मिल जाएगा। ठीक है, ये आ गया। और दूसरा अगर हम लोग फिर से सी और डी की वैल्यू अगर लें, क्योंकि सी और डी फ्री वेरिएबल हैं, ठीक है, तो दूसरी बार हम लोग क्या कर लेते हैं, सी की वैल्यू ले लेते हैं 0, टेकिंग सी इज इक्वल टू 0, डी इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको सेकंड हम इक्वेशन पुट करेंगे तो बी की वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी, और ए इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिस हमारी बन चुकी है। ठीक है, बेसिस ऑफ कर्नल टी, बेसिस ऑफ कर्नल टी जो हमारा आएगा वो कितना आ गया, एक पहले में क्या मिला -2, ठीक है, -2 -1 1 0, -2 -1 1 0, एक ये मिलेगा, और दूसरा क्या मिलेगा हमको, दूसरा मिलेगा 1 2 0 1 1 2 0 1। तो ये हमें कर्नल ऑफ टी की बेसिस मिल गई, और इसका जो डायमेंशन मिलेगा कितना हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी, मतलब जिसको हम नलिटी भी बोलते हैं, डायमेंशन ऑफ कर्नल ऑफ टी, तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो चूंकि हमारा जो रेंज स्पेस था उसका भी जो है डायमेंशन 2 आया था, कर्नल का भी डायमेंशन 2 आ गया, तो रेंज प्लस कर्नल का डायमेंशन किसके बराबर होगा, 4 के बराबर हो गया। तो रैंक नलिटी थ्योरम भी इस तरीके से क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था, और अच्छे से आप 1-2 बार इसको देखिएगा तो आपको अच्छे से बातें समझ में आ जाएंगी। तीसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान था, है ना, बहुत लेस कैलकुलेटिव था। क्वेश्चन क्या था, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन r³ से r² में डिफाइंड बाई टी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई प्लस जेड, देन द मैट्रिक्स ऑफ टी निकालने विथ रेस्पेक्ट टू द बेसिस S1 और S2। S1 R3 की बेसिस दी गई है और S2 R² की बेसिस दी गई है। तरीका क्या होता है कि टी को ऑपरेट करवाइए, जो पहला S1 का पहला मेंबर क्या 1 1 है, तो जब ऑपरेट करवाएंगे डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो जब इसमें आप पुट करेंगे एक्स वाई जेड की वैल्यू तो आपको मिल जाएगा टी ऑफ 1 1 1 इज इक्वल टू 3 1 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 3,1 मिल जाएगा। अब 3,1 को ये जो S2 की बेसिस है इसके लीनियर कम्बिनेशन में लिखना है, तो जब आप इसको लिखेंगे तो कितना मिल जाएगा, -2 टाइम्स 1,2, और मिल जाएगा आपको +5 टाइम्स 1,1, +5 टाइम्स 1,1। आप चेक कर लीजिए, देखिए -2 और यहाँ से 5 5 - 2 कितना हो गया 3, और यहाँ से कितना मिल जाएगा -4, और यहाँ से 5 -4 5 - 4 कितना जाएगा 1, बराबर लिखा गया है। ठीक है, अब टी को दूसरा जो मेंबर है S1 का उस पर ऑपरेट करवाइए, 1 to 1 पे ऑपरेट करवाइए, तो इसका आंसर जो आपका आएगा वो कितना आ जाएगा, 4,0 आ जाएगा। अब 4,0 को हम लोग S2 के बेसिस के लीनियर कम्बिनेशन में लिखेंगे, तो ये आ जाएगा -4, 1 2, -4 1, 2, और कितना आ जाएगा +8 1, 1 आ जाएगा, 8 1, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर टी को आप किस पे ऑपरेट करवा दें, 1 2 0 पे ऑपरेट करवा दें, तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 3, -1 आ जाएगा, 3, -1। ठीक है, और 3, -1 को S2 के लीनियर कम्बिनेशन में अगर लिखें तो कितना आ जाएगा, -4, -4 1, 2, और +7 1, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ आई है -2 5, इसको कॉलम में लिख दीजिए, मैट्रिक्स बन जाएगी। तो मैट्रिक्स ऑफ टी विथ रेस्पेक्ट टू द बेसिस S1 एंड S2 कैसे मिलेगा हमारा, देखिए मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, 2/3 होगा। 2/3 में 2 रो होंगे और 3 कॉलम होंगे, 2 रो होगा और कितना होगा, 3 कॉलम होगा। ठीक है, तो पहला में देखिए ए यहाँ पे क्या मिला, -2 और 5, तो इसको पहला कॉलम बन जाएगा -2 5। दूसरे में क्या बना है, -4 और 8, ये बन जाएगा -4 और 8, दूसरा कॉलम हो जाएगा। तीसरे में क्या बनेगा, -4 एंड 7, ये हमारा थर्ड कॉलम बन जाएगा। यही हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की क्या हो गई, मैट्रिक्स, जबकि हमको बेसिस दिए गए थे S1 और S2, उसके क्या दिए गए थे, बेसिस दिए गए थे। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है, इन्वेस्टिगेट फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा म्यू दीज 3 इक्वेशंस। इसमें 3 पार्ट है, नो सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो देखिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स पहले बनाते हैं, है ना, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं। कैसे बनाते हैं आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, एक के कोफिशिएंट को पहले लिख लेते हैं, तो मतलब एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट यहाँ कितने 1 1 1 है, 1 1 1 है। फिर दूसरे इक्वेशन में एक्स वाई जेड कोफिशिएंट कितने 1 2 3 है, 1 2 3 है। तीसरे रो में एक्स वाई जेड कोफिशिएंट कितने हैं, 1 2 लैम्डा है, 1 2 लैम्डा है। और यहाँ पे इस तरीके का साइन बना के हम लोग राइट में जो कोफिशिएंट है कितने हैं, 6 है, 10 है और कितने हैं, म्यू है, 6 है और 10 है, म्यू है। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, तो ये हमारी क्या बन गई, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बन गई। ठीक है, आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स हमारी बन चुकी है। ठीक है, अब हम इसको एकलन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है,
तो इसके लिए हम लोग क्या ऑपरेशन लगाएंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जीरो बनाएंगे, ये जीरो एलिमेंट बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ 1, है ना। तो इसका मतलब ऑपरेशन क्या लगेगा, R2 इज रिप्लेस्ड बाय R2 माइनस R1, R3 इज रिप्लेस्ड बाय R3 माइनस R1। तो R1 के एलिमेंट को पहले मैं लिख लेता हूँ 1 1 1 और यहाँ पे 6 है। अब R2 माइनस 1 करेंगे तो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2 आ जाएगा और यहाँ पर 10 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। R3 माइनस R1 करेंगे तो 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, लैम्डा माइनस 1 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, म्यू माइनस 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक पाइवोट एलिमेंट यहाँ बन चुका है। अब ये 1 के नीचे हमको क्या बनाना है, 0 बनाना है। ऑपरेशन क्या लगाएंगे हम लोग, R3 इज रिप्लेस्ड बाय R3 माइनस R2 करेंगे। तो R1 R2 को पहले हम लोग नोट कर लेते हैं 1 1 1 और यहाँ पे लिख लेते हैं 6, फिर सेकंड वाले को भी नोट कर लेते हैं 0 1 2 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4। और अब हमें लगाना R3 माइनस R2, तो 0 1 माइनस 1 0, लैम्डा माइनस 3 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, म्यू माइनस 10 आ जाएगा। ठीक है, म्यू माइनस 10। अब ये कन्वर्ट हो चुका है एकलन फॉर्म में। ठीक है, अब देखिए हम लोग पहला ऑप्शन देखते हैं, मतलब जो पहला पार्ट है, नो सॉल्यूशन हमको चाहिए। तो नो सॉल्यूशन कब मिलता है, नो सॉल्यूशन हमें तब मिलता है जब रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स बराबर ना हो किसके, रैंक ऑफ ए के बराबर ना हो। मतलब रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इज ग्रेटर देन व्हाट, रैंक ऑफ ए। ठीक है, तो देखिए रैंक ऑफ ए, तो यहाँ 2 पाइवोट एलिमेंट तो मिल ही चुके हैं, है ना। तो रैंक ऑफ ए तो 2 है, रैंक ऑफ ए कितना है, 2 है। इसका मतलब रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स आपको क्या बनाना है, 3 बनाना है। ठीक है ना, तभी तो 3 2 से बड़ा होगा। तो रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स 3 कब बनेगा, है ना, 3 बनाना है अगर हमको। तो हम क्या, और रैंक ऑफ ए कितना बनाना, 2 बनाना। देखिए लैम्डा इज इक्वल टू अगर 3 पुट कर दें तो कम से कम रैंक ऑफ ए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, रैंक ऑफ ए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और अगर हम लोग म्यू इज इक्वल टू क्या कर दें, म्यू इज नॉट इक्वल टू 10, म्यू इज नॉट इक्वल टू 10, तो रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स कितनी हो जाएगी, मतलब देखिए लैम्डा इज इक्वल टू 3 रखने से यहाँ पर 0 बन जाएगा। तो इससे सिर्फ अगर इतने पार्ट को आप देखेंगे तो इसका रैंक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, और म्यू इज नॉट इक्वल टू 10, यहाँ पे एक नॉन जीरो एलिमेंट बचा हुआ है, इसका मतलब इसका रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यही पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 3 एंड म्यू इज नॉट इक्वल टू 10। नो सोल्यूशन हो गया। अब बात करते हैं कि यूनिक सोल्यूशन कब आएगा। यूनिक सोल्यूशन हमारा तब आता है जब रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए एंड विच इज इक्वल नंबर ऑफ वेरिएबल। नंबर ऑफ वेरिएबल कितने, 3 हैं। ठीक है, इसके लिए बस सिंपल सी बात क्या करनी है, आप अगर लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 3 हो जाए, लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 3 हो जाए, तो यहाँ पे नॉन जीरो एलिमेंट आ गया, मतलब ए का रैंक कितना होगा, 3, और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का भी रैंक कितना होगा, 3 हो गया। तो यहाँ पे ये सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। और फाइनल क्या कर रहा है, इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन का केस कब बनता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए हमारा फार्मूला क्या है, रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बट विच इज़ लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स विच इज़ 3, मतलब 2 बनाना है। 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लैम्डा इज इक्वल टू 3 हो जाए और म्यू इज इक्वल टू 10 हो जाए, तो दोनों का रैंक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हमारे थर्ड पार्ट का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। ठीक है, लेंदी क्वेश्चन है, लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि इज द मैट्रिक्स ए गिवन बाय दिस इज डायगोनलाइजेबल and if A is diagonalizable then find the invertible matrix P and a diagonal matrix D such that P inverse AP is equal to D। तो देखिए अगर ये डायगोनलाइजेबल है या नहीं है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी आइगन वैल्यूज़ को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए इसका सोल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो इसकी आइगन वैल्यूज़ कैसे निकलेंगी, ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0 करके हम लोग इसकी आइगन वैल्यूज़ को निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं, ए माइनस लैम्डा आई करते हैं हम लोग। यहाँ पे डिटर्मिनेंट बनाएंगे ए माइनस लैम्डा आई, डायगोनल एलिमेंट्स में से क्या करना, लैम्डा आई लैम्डा सब्ट्रैक्ट कर देना। तो 10 माइनस लैम्डा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 72 और यहाँ पे -3, फिर 1 माइनस लैम्डा -24, थर्ड रो में -1 0 -7 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। इस डिटर्मिनेंट को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो लैम्डा में इक्वेशन मिलेगा वो मिलेगा आपको लैम्डा क्यूब माइनस 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा -2 इज इक्वल टू 0, प्लस 5 लैम्डा -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको जब हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो ये मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू लैम्डा -1 का होल स्क्वायर और लैम्डा -2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब इसकी आइगन वैल्यूज़ क्या हो गई, इस मैट्रिक्स के जो आइगन वैल्यूज़ मिल गई, आइगन वैल्यूज़ क्या आ गई,
1 1 2 आ गया। अब देखो अगर आइगन वैल्यूज डिस्टिंक्ट आती तो डायरेक्ट बोल देते कि मैट्रिक्स कैसी है, डायगोनलाइजेबल है। लेकिन अभी आइगन वैल्यूज हमारी क्या, दो आइगन वैल्यूज क्या मिल रही है, सेम मिल रही है, ठीक है। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि ये डायगोनलाइजेबल है या नहीं है। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि देखिए लैम्डा इज इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग है ना, उसका एम जी एम निकालेंगे। एम ऑफ अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 1। लैम्डा इज इक्वल टू 1 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी इसके निकालने के लिए क्या करेंगे, जियोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ लैम्डा इज इक्वल टू 1 निकालने के लिए क्या करेंगे, एन माइनस रैंक ऑफ ए माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 1 है तो ए माइनस आई, ठीक है। एन कितना है, एन मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स कितने, 3 हैं, माइनस रैंक निकालना हमें, रैंक ऑफ कौन सी मैट्रिक्स है, ए माइनस आई मैट्रिक्स है, मतलब जहाँ पे लैम्डा है वहाँ पे 1 पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा 72, यहाँ हो जाएगा -3, फिर कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0, फिर -24 और ये हो गया -1 और ये कितना हो गया 0, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास -7 आ जाएगा, ठीक है। इसका मुझे क्या निकालना है, रैंक निकालना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग इस एक काम करते हैं, इसको पहले वाले को हम लोग पहले वाले में ऑपरेशन लगा लेते हैं, मतलब 9 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, दूसरे वाले को -3 से डिवाइड कर देते हैं, मतलब ये कितना हो जाएगा, ऑपरेशन क्या लगाएंगे हम लोग, ऑपरेशन लगाएंगे R1 इज़ रिप्लेस्ड बाई, रैंक निकालना, R1 इज़ रिप्लेस्ड बाई R1 बाई 9 और R2 इज़ रिप्लेस्ड बाई R2 अपॉन -3 और R3 इज़ रिप्लेस्ड बाई R3 डिवाइडेड बाई कितना, -1। तो कितना मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू 3 माइनस रैंक ऑफ 9 से डिवाइड कर दिया तो 1 0 8 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, -3 से डिवाइड कर दिया तो 1 0 8, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 0 7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या ऑपरेशन लगाएंगे, R2 माइनस R1 कर देते हैं तो 3 माइनस रैंक ऑफ कितना हो जाएगा 1 0 8 और यहाँ पे 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0 और 8 माइनस 8 कितना हो जाएगा 0 और यहाँ पे भी R3 माइनस R1 कर दें तो 0 0 7 माइनस 8 कितना आ गया, -1 आ गया, ठीक है। तो 2 पाइवट एलिमेंट आ गए, इसका मतलब इसका जो रैंक आ गया वो कितना आ गया, 2 आ गया। इसका जो रैंक आ गया वो कितना आ गया, 2 आ गया। इसका मतलब 3 माइनस 2 3 माइनस रैंक ऑफ ए माइनस लैम्डा आई कितना आ गया हमारा, 2 आ गया, ठीक है ना। इसका रैंक हमारा कितना हो गया, 2 हो गया, करेक्ट, ठीक है, ओके। तो इसका 3 माइनस 2, इसका मतलब इसका जी एम कितना आ गया, 1 आ गया, जी एम कितना आ गया, 2 आ गया। और लैम्डा इज इक्वल टू 1 का जो ए एम था वो कितना है, ए एम हमारे पास कितना है, इसका अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी कितना, 2 है। तो ए एम जी एम देखिए बराबर नहीं आया है ना, ए एम जी एम बराबर नहीं आया, इसका मतलब ये हो गया कि मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं होगी। दिस इम्प्लाइज सिंस फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1, सिंस फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 1 ए एम इज नॉट इक्वल टू जी एम, this implies that given A is not diagonalizable, A is not diagonalizable, ठीक है, ये हमारा डायगोनलाइजेबल नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसको चेक किया। देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक ये हो रहा है कि हम लोग जब यहाँ पे पुट करे थे ए माइनस लैम्डा आई, ठीक है, तो लैम्डा की वैल्यू क्या पुट करनी थी, 1 पुट करनी थी। जब यहाँ पे हम लोग लैम्डा इज इक्वल 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे -8 आ जाएगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। ये मुझे लग रहा था कहीं थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। तो अब क्या हो जाएगा, अगर हम लोग थर्ड रो में कितने से डिवाइड किए थे, -1 से डिवाइड किए तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 और 8 आ जाएगा, ठीक है। अब R2 माइनस R3 माइनस R1 करेंगे तो यहाँ पे भी कितना मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, मतलब 2 रो इसके 0 हो जाएंगी और एक ही नॉन जीरो रो बचेगा। इसका मतलब इसका रैंक कितना आ जाएगा, 1, तो 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 आ गई और अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी भी कितनी आ गई, 2 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम रफ कर देते हैं इसको। ए एम इज इक्वल टू कितना आ गया, जी एम आ गया, ठीक है। ए एम इज इक्वल टू जी एम, देयरफॉर मैट्रिक्स ए इज व्हाट, डायगोनलाइजेबल। दिस इंप्लाइज दैट ए इज डायगोनलाइजेबल, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था, वही मुझे लग रहा था कि कुछ मिस्टेक तो हो रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि अगर वो डायगोनलाइजेबल है तो ये सब चीज़ें बाकी निकाली है अब, ठीक है। तो जनरली होता है ऐसा। तो 3 माइनस 1 कितना आ गया, 2 आ गया।
और ई एम इज इक्वल टू जी एम आ गया, तो इसका मतलब मैट्रिक्स हमारी कैसी हो गई, डायगोनलाइजेबल हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर डायगोनलाइजेबल है तो हमें क्या करना, पी इनवर्स ए पी, मैट्रिक्स पी निकालना सच दैट पी इनवर्स ए पी इज इक्वल टू डी आना चाहिए। ठीक है, अब इसके देखिए निकालने का, पी को निकालने का तरीका क्या है हमारे पास। तो अब हम लोग आइगन वेक्टर्स निकालेंगे, है ना। हमारी आइगन वैल्यूज़ क्या क्या आ चुकी हैं, आइगन वैल्यूज, हमारे आइगन वैल्यूज़ आई थी लैम्डा इज इक्वल टू 1 1 2। अब हमें आइगन वेक्टर निकालना पड़ेगा, अगर मैट्रिक्स पी निकालना तो आइगन वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, चूंकि 2 एक बार आया है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग निकालना बहुत आसान होगा। आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 2। तो कैसे निकाला जाता है, ए माइनस लैम्डा आई इंटू एक्स बराबर 0, जहाँ पर एक्स क्या हमारा आइगन वेक्टर है। ठीक है, तो लैम्डा इज इक्वल टू हम लोग 2 ले रहे हैं, इसका मतलब ए माइनस 2i इंटू एक्स बराबर क्या करना है, 0 करना है। तो ए माइनस 2i अगर हम लोग करेंगे तो हमारा जो मैट्रिक्स इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, ए माइनस 2i 8072 और क्या बनेगा हमारा -3 -1 -24 और थर्ड रो हमारा बनेगा -1 0 और क्या बनेगा -9 बनेगा। और x को हम लोग क्या लेना है, x1 x2 x3 x3 और राइट हैंड साइड में हमको क्या लेना है, 0 0 0 लेना है। ठीक है, 0 0 0। ठीक है, अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो जो पहला इक्वेशन हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, 8x1, है ना। हमारा जो पहला इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ से सेकंड रो से पहले यहाँ से बनाते हैं, थर्ड रो से बनाते हैं, क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा x1 प्लस 9x3 बराबर 0। ठीक है, दूसरे रो से बनाए तो क्या बनेगा हमारे पास 3x1 प्लस x2 प्लस 24x3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए इन दोनों को अगर हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करें तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, x1 इज इक्वल टू -9x3, x1 इज इक्वल टू -9x3 मिल गया। ठीक है, और यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करें x1 की वैल्यू अगर इसमें हम लोग रख दें -9x3 तो कितना आ जाएगा, -27x3 प्लस x2 प्लस 24x3 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो माइनस यहाँ से कितना मिल जाएगा, x2 इज इक्वल टू 3x3। ठीक है, x2 इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, -27 प्लस 24 -3, उधर जाएगा तो +3, तो कितना मिल जाएगा, 3x3 मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या मिल गया हमको, हमें मिल गया x1 बराबर कितना मिल गया, -9x3, मान लेते हैं x3 इज इक्वल टू k ले लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा -9k, x1 इज इक्वल टू -9k और x2 इज इक्वल टू मिल गया हमको कितना, x2 इज इक्वल टू कितना मिल गया 3k। ठीक है, और x3 को हमने कितना लिया था, k लिया था, x3 इज इक्वल टू कितना लिया था, k लिया था। ठीक है, तो हमें जो पहला जो मिल जाएगा यहाँ से या तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे x3 की वैल्यू ले लेते हैं, सपोज -k ले लेते हैं। ठीक है, x3 इज इक्वल टू -k, इसको थोड़ा सा अच्छे से अरेंज करते हैं। x1 बराबर कितना आया है, x1 बराबर -9x3, तो यहाँ से हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, x1/9 बराबर x3 कितना लिख सकते हैं, -1। एक तो ये मिल गया, और फिर हम लोग और कैसे लिख सकते हैं इसको, x2 बराबर क्या मिला था, x2 बराबर 3x3 मिला था ना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं उसको x3/-1 अगर कर दें। ठीक है, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको x3 से मैच करवाना है ना, तो इसको हम लोग लिख देते हैं x2/-3। ठीक है, इज इक्वल टू x3/-1। ठीक है, बराबर है -3 -1, करेक्ट है ना। यहाँ से क्या मिलेगा, -x2 बराबर -3 बराबर है। अब इन दोनों इक्वेशन को एक मिला देते हैं, ये फर्स्ट और ये सेकंड, इन दोनों को मैच करवा देते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, x1/9 इज इक्वल टू x2/-3 इज इक्वल टू x3/-1। तो हमें एक आइगन वेक्टर मिल गया है। ठीक है, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू 2 के कोरस्पॉन्डिंग हमें आइगन वेक्टर मिल गया है। कितना मिल गया आइगन वेक्टर हमको, पहला आइगन वेक्टर हमें मिल चुका है, क्या मिला हमें आइगन वेक्टर
x1 x2 x3 x1 x2 x3 बराबर कितना मिल गया हमको 9 - 3 और कितना मिल गया -1 मिल गया। ठीक है, 9 - 3 और -1 पहला आइगन वेक्टर मिल गया है। अब हम लोग लैम्डा इज इक्वल टू 1 के कोरस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालेंगे। ठीक है, आइगन वेक्टर कोरस्पॉन्डिंग टू लैम्डा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो क्या लगाना पड़ेगा हमको, वही फिर से लगाना पड़ेगा a माइनस लैम्डा आई, मतलब a माइनस आई इंटू एक्स बराबर कितना करना पड़ेगा 0 करना पड़ेगा। तो क्या मैट्रिक्स मिलेगी हमको मिलेगा 9072 -30 -24 और यहाँ पे कितना मिल जाएगा -10 और कितना मिल जाएगा -8 और यहाँ पे मान लेते हैं x1 x2 x3 बराबर कितना मिल जाएगा 0 0 0 मिल जाएगा। ठीक है, 0 0 0। तो अगर इसको हम लोग सॉल्व करें तो हमको मिल जाएगा x + 8z इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हमको सॉल्व करें तो हमें मिल जाएगा, देखिए ये तीनों के तीनों क्या है, अगर हम लोग 9 से डिवाइड कर दें तो 18, 3 से डिवाइड कर दें तो 18 18 18 एक ही इक्वेशन मिलेगा आपको, क्या मिलेगा x + 8z इज इक्वल टू कितना मिलेगा 0 मिलेगा। मतलब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर्बिट्रेरी हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक बार ले लेते हैं लेट z इज इक्वल टू 1। ठीक है, और y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं। z इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -8 आ जाएगी और y की वैल्यू तो आर्बिट्रेरी आपको लेना है। ठीक है, और z इज इक्वल टू अगर हम लोग ले लें -1, z इज इक्वल टू -1 ले लें तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8 आ जाएगी। ठीक है, और y की वैल्यू तो आर्बिट्रेरी लेनी, मैं y इज इक्वल टू 1 ले लेता हूँ। ठीक है, तो y की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, आर्बिट्रेरी ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन ये लेंदी है ना। अब देखिए इसके बाद हमें क्या करना है, तो यहाँ से हमें दो आइगन वेक्टर मिल गए, है ना। क्या क्या मिलेंगे, एक आइगन वेक्टर मिल गया -8 0 और 1 और तीसरा क्या मिलेगा 8 1 और -1, 8 1 और -1, 8 1 और -1, दो आइगन वेक्टर यहाँ से मिल गए। अब जो ये तीनों आइगन वेक्टर मिले आपको, है ना, इसकी एक मैट्रिक्स बनाएंगे हम लोग, उसी को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, मैट्रिक्स P बोलने वाले हैं। तो मैट्रिक्स P क्या बनेगी, पहला में हमें आइगन वेक्टर क्या मिला था, लैम्डा इज इक्वल टू 2 के कोरस्पॉन्डिंग 9 - 3 -1 और अब क्या मिला हमको -8 0 और 1 और तीसरा क्या मिल गया 8 1 और 1, 8 1 और -1। ये हमें मैट्रिक्स P मिल गया, जिस मैट्रिक्स P की तलाश हो रही थी मैट्रिक्स P मिल चुका है। अब इसका अगर हम लोग डिटर्मिनेंट निकालें तो ये आएगा -1, इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो जब आप P इन्वर्स निकालेंगे, इसका एडजॉइंट निकाल के इसका जब P इन्वर्स निकालेंगे तो P इन्वर्स आपके पास आ जाएगा 108 और 4133 और ये कितना आ जाएगा 3124। ठीक है, ये आपका P इन्वर्स आ जाएगा। और P इन्वर्स AP करेंगे जब आपको दिखाना कि P इन्वर्स AP डायगोनल मैट्रिक्स के बराबर आना चाहिए। तो P इन्वर्स आपके पास कितना है 108 4133 और कितना है 3124 है। ठीक है, और जो A मैट्रिक्स थी वो क्या थी 10072 और -3 1 एंड -24 और क्या था थर्ड रो में -10 एंड -7 P इन्वर्स A और P मैट्रिक्स अभी हम लोग निकाला था कितना था 9 - 8 और 8 और ये था -3 0 और 1 और ये कितना -1 1 एंड -1। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा 2 0 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 और 0 0 1 के बराबर आएगा। ये कौन सी मैट्रिक्स आ गई, दिस इज मैट्रिक्स डी। तो आपको बताना था मैट्रिक्स P निकालना था और मैट्रिक्स D निकालना था, तो हम लोग निकाल लिया, ये मैट्रिक्स P है और ये मैट्रिक्स हमारे D है। तो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है बट इसका प्रोसेस फिक्स है। हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आइगन वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, अगर आइगन वैल्यू में से दो आइगन वैल्यू मान रिपीट कर गई, कोई आइगन वैल्यू रिपीट कर गई तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे AM GM निकालेंगे, अलजेब्रिक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी। अगर AM GM बराबर है तो हम कह देंगे मैट्रिक्स हमारी क्या है, डायगोनलाइजेबल है। ठीक है, डायगोनलाइजेबल होने के बाद जो भी आपके आइगन वेक्टर आए हैं उससे करस्पॉन्डिंग आपको आइगन वैल्यू जो भी आई हैं उससे करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स निकालेंगे, उसी की मैट्रिक्स P बनेगी, उसका आप लोग इन्वर्स निकाल देंगे, फिर P इन्वर्स AP करेंगे तो डायगोनल मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा। तो यही इसका कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है।
कहा जा रहा मॉड ऑफ Z1 किसके बराबर है, 1 के बराबर है। मॉड Z2 भी किसके बराबर है, 1 के बराबर है। मॉड Z3 भी किसके बराबर है, 1 के बराबर है। और ये जो डिटरमिन और ये जो मॉडुलस दिया गया है 1/Z1 + 1/Z2 + 1/Z3 ये भी 1 के बराबर है। तो पूछा जा रहा मॉड ऑफ Z1 + Z2 + Z3 क्या होगा। ठीक है, देखिए मॉड ऑफ Z1 अगर 1 है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दे तो भी 1 होगा। और आपको मालूम है कि Z1 बार Z बार क्या आता है, मॉड ऑफ Z², ये भी 1 आ गया। इसका मतलब कि Z1 बार किसके बराबर आ गया, 1/Z1 के बराबर आ गया। इसी तरीके से हमारा चूंकि मॉड ऑफ Z2² भी 1 है तो क्या आ जाएगा, Z2 बार इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/Z2। और Z3 बार हमारा कितना आ जाएगा, 1/Z3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग और जो ये वैल्यू दी गई है, क्या दिया गया हमको, मॉड ऑफ 1/Z1 + 1/Z2 + 1/Z3 इज इक्वल टू कितना दिया हमको, 1 दिया गया। इसमें वैल्यू रख देते हैं। 1/Z1 हमने निकाला Z1 बार, 1/Z2 हमने क्या निकाला, Z2 बार, 1/Z3 हमने क्या निकाला, Z3 बार इज इक्वल टू 1। अब एक मॉडुलस कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी लगा दीजिए, Z1 + Z2 + Z3 का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू Z1 का कॉन्जुगेट + Z2 का कॉन्जुगेट + Z3 का कॉन्जुगेट। और मतलब कौन सी प्रॉपर्टी हमने लगाई, Z1 + Z2 + Z3 का कॉन्जुगेट किसके बराबर आ जाएगा, Z1 का कॉन्जुगेट + Z2 का कॉन्जुगेट + Z3 का कॉन्जुगेट के बराबर आ जाएगा। और ये भी प्रॉपर्टी होती है कि Z का मॉड और Z के कॉन्जुगेट का मॉड दोनों बराबर होता है। तो यहाँ से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, Z1 + Z2 + Z3 का जो मॉड आएगा वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आंसर इज इक्वल टू 1। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये, है ना, इसमें कोई खास बात नहीं थी। कुछ क्वेश्चन उन्होंने लेंथी दिए थे बट कुछ क्वेश्चन उन्होंने आसान भी दिए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है। 7 में 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है कि इफ़ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इन AP, इफ़ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इन AP, यहाँ पे शायद छूट गया, मैंने टाइपिंग मिस्टेक हो गई। इफ़ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इन AP, ठीक है, इफ़ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इन AP देन फाइंड द वैल्यू ऑफ K। ठीक है, तो देखिए अगर इसके क्यूबिक इक्वेशन है, इसके रूट्स अगर AP में है तो मैं मान लेता हूँ कि रूट्स क्या हैं, लेट रूट्स बी A - D। AP में 3 नंबर कैसे लेंगे, A - D, A और A + D लेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखिए फार्मूला क्या लगाएं, फिर क्या करें, इफ द रूट्स ऑफ दिस आर इन AP फाइंड द वैल्यू ऑफ K की वैल्यू निकालें। ठीक है, निकालेंगे। तो सम ऑफ द रूट्स का फार्मूला लगाते हैं, A - D + A + D करें। सम ऑफ द रूट्स कितना आता है, -B/A, 12/8 आ जाएगा। 12/8 का मतलब कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। यहाँ से -D + D कट जाएगा, 3A इज इक्वल टू 3/2। तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। ठीक है, अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का फार्मूला लगाते हैं। क्या आता है, मतलब ये तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, A - D × A + D। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, -B/A, फिर से -D/A आ जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा, -3/8 आ जाएगा। ठीक है, और A की वैल्यू 1/2 है, यहाँ पर रख दें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1/2 और 1/4 -D² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -3/8 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास कितना मिल जाएगा, 2 से इसको कट कर देते हैं, 2 4 जा 8। तो यहाँ से D² इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 + 3/4 मतलब 1 आ जाएगा। तो यहाँ से D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +-1 आ जाएगी। अब A और D हमें मिल चुका है। A इज इक्वल टू कितना मिला है, A इज इक्वल टू हमें मिला 1/2। और चलिए D इज इक्वल टू पहले हम लोग क्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं। तो नंबर्स हमारे क्या क्या आ गए, नंबर हमारे क्या थे, A - D, A और A + D थे, ये रूट थे हमारे। ठीक है, तो क्या मिल गया हमको, हमें मिल गया 1/2 - 1 मतलब -1/2 + 1/2 और 3/2, ये हमें रूट्स मिल गए। ठीक है, अब देखिए फिर से फार्मूला हम लोग लगा दें, क्या सम ऑफ द रूट्स कितना आता है, -B/A, है ना, सम ऑफ द रूट्स -1/2 + 1/2 + 3/2 इज इक्वल टू सम ऑफ द रूट्स क्या आता है, -B/A, मतलब 12/8। 12/8 का मतलब, हालांकि मुझे K निकालना है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, 2 रूट्स को एक साथ लेके मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 2 रूट्स को एक साथ लेके फार्मूला है ना, अल्फा बीटा + बीटा गामा, मान लो रूट अल्फा बीटा गामा है, तो अल्फा बीटा + बीटा गामा + गामा अल्फा इज इक्वल टू C/A आता है। तो 2 को मल्टीप्लाई करके ऐड करिए, कितना आ जाएगा, -AB को मल्टीप्लाई करते हैं, -1/2 में 1/2 मल्टीप्लाई किया तो 1/4 हो गया, -1/4। फिर बीटा गामा हो कितना हो जाएगा, +3/4 और गामा अल्फा कितना हो जाएगा, -3/4 इज इक्वल टू C/A हमारे पास कितना आ जाएगा, -K/8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ये कट जाएगा तो हमें K की वैल्यू कितनी आ जाएगी, K इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
अब देखिए इसका बी पार्ट क्या है, इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इन जी पी देन फाइंड द रिलेशन इन पी क्यू एंड आर। पी क्यू एंड आर में क्या करना है, आपको रिलेशन इस्टेब्लिश करना है, ठीक है। अब देखिए आपको इक्वेशन क्या दिए गए हैं, इक्वेशन को एक बार मैं लिख देता हूँ। इसका बी पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं। इक्वेशन हमारा था, एक बार थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं इसको। हमारे पास जो इक्वेशन थे क्या थे, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। हाँ, एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इज इक्वल टू 0। ये क्यूबिक इक्वेशन दिया गया और कहा गया कि इसके रूट्स जीपी में है। तो हम चलिए रूट्स ले लेते हैं इसके। 3 नंबर एपी में कैसे लिया जाता है, ए बाई आर, ए और ए आर ऐसे लेते हैं रूट्स जीपी में, ठीक है। ये जीपी में आ गया। अब हम लोग वही फार्मूला लगाएंगे, सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। चलिए लगाते हैं। तो सम ऑफ द रूट्स क्या आ जाएगा, ए बाई आर प्लस ए आर, सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ठीक है। और दो का प्रोडक्ट करके सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, दो का प्रोडक्ट सॉल्व करके करें तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर बाई आर प्लस ए स्क्वायर आर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी बाई ए, मतलब क्यू हो जाएगा। और तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर दें मतलब ए क्यू कितना आ जाएगा, माइनस डी बाई ए आ जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा, माइनस आर आ जाएगा। 3 इक्वेशन हमको मिल गए, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन। पहले वाले में से हम लोग क्या करते हैं, ए कॉमन कर लेते हैं। तो कितना मिलेगा हमको, हमें मिलेगा 1 बाई आर प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू मिलेगा माइनस पी। दूसरे वाले में से अगर हम लोग ए स्क्वायर कॉमन कर लें तो क्या मिलेगा, 1 बाई आर प्लस 1 और प्लस आर मिलेगा, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से थर्ड इक्वेशन तो हमारे पास कितना है, ए क्यूब इज इक्वल टू कितना है, माइनस आर है। अब देखिए अगर सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन और ये कौन सा इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में अगर हम फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ए स्क्वायर अपॉन ए, मतलब थर्ड डिवाइडेड बाई, नहीं सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट, सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट इक्वेशन क्या मिलेगा, ए स्क्वायर अपॉन ए, और ये तो कट ही जाएगा और राइट हैंड साइड में कितना मिल जाएगा, माइनस क्यू अपॉन पी मिल जाएगा। तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, दिस इम्प्लाइज दैट ए इज इक्वल टू माइनस क्यू अपॉन पी मिल गया। अब इसको थर्ड इक्वेशन में पुट कर देते हैं, है ना, फ्रॉम इक्वेशन थ्री के को मुझे पी क्यू आर में रिलेशन इस्टेब्लिश करना है। ए क्यूब करेंगे यहाँ से, ए क्यूब कितना आ जाएगा, ए क्यूब आ जाएगा माइनस क्यू क्यूब और अपॉन पी क्यूब, माइनस क्यू क्यूब अपॉन पी क्यूब। यहाँ पे पुट कर देते थर्ड इक्वेशन में, तो माइनस क्यू क्यूब अपॉन पी क्यूब इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस आर, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमें फाइनल रिलेशन मिलेगा वो कितना मिलेगा, क्यू क्यूब इज इक्वल टू आर पी क्यूब। यही हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। पी क्यू और आर के बीच में हमें क्या इस्टेब्लिश करना था, रिलेशन इस्टेब्लिश करना था। तो रिलेशन इस्टेब्लिश हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। कहा जा रहा है कि कंसीडर ए रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर्स। कैसे डिफाइंड ए रिलेशन, एक्स इज रिलेटेड विथ वाई इफ एक्स माइनस वाई प्लस रूट 3 इज व्हाट, एन इरेशनल नंबर, ठीक है। तो प्रूव आर डिसप्रूव दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। प्रूव करना कि इक्विवेलेंस है या नहीं है। तो सबसे पहले चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, ठीक है, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव कब होगा, जब ए बिलोंग्स टू आर आ जाए, ठीक है, मतलब एक्स रिलेटेड टू एक्स आ जाए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर आ जाए तो काम हो जाएगा। अच्छा, एक्स रिलेटेड टू एक्स अगर हम लोग लेके चलें तो क्या मिलेगा हमको, एक्स इज रिलेटेड विथ एक्स, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स माइनस एक्स प्लस रूट 3 इज इरेशनल, तो यहाँ से एक्स कट जाएगा, ये हमें मिल जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट रूट 3 इज इरेशनल, विच इज ट्रू for all x belongs to R. Therefore, relation R is reflexive. Therefore, R is what, reflexive. इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिमेट्रिक के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिमेट्रिक के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, मैं ले लेता हूँ सपोज रूट 3 कामा 3, क्या ये रिलेशन में बिलोंग करेगा, कब बिलोंग करेगा। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, एक्स वाई कब बिलोंग करेगा रिलेशन में, जब एक्स माइनस वाई प्लस रूट 3 इरेशनल हो। देखिए चेक कर लेते हैं, सिंस एक्स माइनस वाई प्लस रूट 3 बराबर कितना आएगा भाई, यह आ जाएगा 2 रूट 3 माइनस 3 इज इरेशनल। ये बिलोंग करेगा, इसका मतलब
ये रिलेशन बिलोंग करेगा, 2√3 बिलोंग कर रहा है आर में, ठीक है। अब हम लोग ले लेते मतलब √3, 3 बिलोंग कर रहा है। अब हम ले लेते हैं 3, √3, 3 हो गया, ठीक है। तो अब इसका अगर ये इसको सिमेट्रिक है तो 3, बट 3, √3 डजंट बिलोंग्स टू आर। वाई, क्यों नहीं बिलोंग करता है? सिंस x माइनस वाई करना है तो 3 माइनस √3 प्लस √3 ये कितना आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 3, इज नॉट इरेशनल, ठीक है। इसका मतलब क्या, देखिए सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना चाहिए था, ए बी बिलोंग्स टू आर इम्प्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए था। बट यहाँ पे क्या हो गया, √3, 3 बिलोंग्स टू आर बट 3, √3 doesn't belongs to R. This implies that R is not symmetric. अब देखिए इन्होंने कहा था कि प्रूव आर डिस्प्रूव दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो ये डिस्प्रूव हो गया। मतलब जो अगर हम सिमेट्रिक इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है, जब रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और क्या हो, ट्रांजिटिव हो। तो जब ये यहीं से पता लग गया कि रिलेशन हमारा ट्रांजिटिव नहीं है, तो आप चाहे रिलेशन हमारा इक्विवेलेंस सिमेट्रिक नहीं है, इसका मतलब ये हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है। तो आप चाहे तो ट्रांजिटिव वाला पार्ट इसमें छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप ट्रांजिटिव देखना चाहते हैं कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ, लिख देने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहीं से पता लग गया कि चूंकि कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन तब होता है जब वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांजिटिव हो। तो सिमेट्रिसिटी फेल कर गई, इसका मतलब ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। ट्रांजिटिव के लिए देखना चाहते हैं, काउंटर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, आप चेक कर लीजिएगा कि √3, 3 बिलोंग्स टू आर, √3, 3 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। और 3, 2√3 बिलोंग्स टू आर, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर। अब दिस डजंट इम्प्लाइज दैट, या बट लिख दीजिए, बट √3, 2√3 डजंट बिलोंग्स टू आर, दिस इम्प्लाइज दैट R इज नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव नहीं है। तो सिर्फ ये रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक भी नहीं था, ट्रांजिटिव भी नहीं था, इसका मतलब ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा कि बाय द लेबनीज रूल फाइंड द nth डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू x की पावर n-1 इंटू लॉग x। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, और लेबनीज रूल से सिर्फ आपको निकालना है। तो मैं आपको देखिए यहाँ पर लेबनीज रूल बता देता हूँ कि लेबनीज रूल क्या है, और इसके बाद आप फार्मूला में बता दूंगा, आप इसको आप कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं है। तो इसको मैं आपको लिए छोड़ दूंगा, आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइएगा कि इसका आंसर आपको कितना मिला, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको फार्मूला लिख के बता देता हूँ। तो देखिए लेबनीज रूल क्या कहता है कि y इज इक्वल टू, अगर दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो f इंटू जी और उसका nth डेरिवेटिव निकालना हो तो हम कैसे लिखते हैं, yn इज इक्वल टू, हम लोग लिखेंगे पहले f का nth डेरिवेटिव निकालेंगे मल्टीप्लाइड बाई जी, फिर प्लस NC1, फिर f का n-1th डेरिवेटिव और g का एक बार डेरिवेटिव, ठीक है, प्लस NC2, अब की बार f का n-2 बार डेरिवेटिव और g का 2 बार डेरिवेटिव। ये क्रम चलता रहेगा और लास्ट टर्म हमारा कितना आने वाला, NCN, और कितना हो जाएगा f और कितना हो जाएगा GN हो जाएगा, ठीक है, f और कितना हो जाएगा GN हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग लेबनीज रूल बोलते हैं। तो ये लगा के आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है, कहा जा रहा प्रूव दैट लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/x² इज इक्वल टू इन्फिनिटी। वैसे देखने बहुत आसान लग रहा होगा, x इज इक्वल टू 0 रख दें तो 1/0 कितना होगा, इन्फिनिटी, बस सॉल्व हो गया। बट ऐसा नहीं है, ऐसे क्वेश्चन में आपको एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन इस्तेमाल करना पड़ता है। एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन हम लोग इस लिमिट को सॉल्व करने में इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि ये एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन होती क्या है, ठीक है, तभी तो आप यहाँ पे एप्सिलॉन डेल्टा वाले डेफिनेशन लगा पाएंगे, है ना। तो चलिए हम लोग इसको एप्सिलॉन डेल्टा वाले डेफिनेशन लगा के करते हैं। तो सबसे पहले हमें डेफिनेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो डेफिनेशन पहले एक बार मैं लिख देता हूँ, वी से दैट लिमिट ऑफ एफ एक्स goes to infinity as x tending to c if for every number
every number m greater than 0 there exists a delta positive such that f of x is greater than m whenever mod of x minus c greater than 0 is less than delta। ये तो मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी एफ ऑफ एक्स का इज इक्वल टू इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हमें प्रूव करना है कि इसकी लिमिट इन्फिनिटी आएगी एट एक्स टेंडिंग टू सी, जब एक्स टेंडिंग टू 0 है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फॉर एवरी नंबर m ग्रेटर देन 0, ठीक है, देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा पॉजिटिव सच दैट एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन m व्हेनेवर x माइनस सी इज लेस देन डेल्टा। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग सोल्यूशन, इसका मेन सोल्यूशन लिखने जा रहे हैं। ठीक, लेट m ग्रेटर देन 0, let m greater than 0 be given number, आपको नंबर हो गया। now choose delta is equal to 1 upon under root m, choose delta is equal to 1 upon under root m। अब देखिए mod of x, ये वाला पार्ट कर रहे हैं हम लोग, c की वैल्यू कितनी यहाँ पे 0 है, mod of x माइनस 0 मतलब mod of x हमेशा 0 से बड़ा होता है, और लेस देन डेल्टा मतलब ये हमें ये प्रूव करना है कि अगर मॉड ऑफ x माइनस सी लेस देन डेल्टा है तो हमारा जो एफ एक्स है वो हमेशा क्या होगा, m से बड़ा होगा। ठीक है, एफ एक्स हमारा क्या होगा, m से बड़ा होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो हम ये लेके चल रहे हैं कि मॉड ऑफ x लेस देन डेल्टा हम लेके चल रहे हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि मॉड ऑफ x लेस देन डेल्टा हमने कितना लिया, 1 अपॉन अंडर रूट m लिया है। ठीक है, तो स्क्वायरिंग कर देते हैं दोनों तरफ, तो मॉड ऑफ x स्क्वायर कितना हो जाएगा, ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, 1 अपॉन मॉड ऑफ x स्क्वायर लेस देन कितना हो जाएगा, लेस देन कितना हो जाएगा, 1 अपॉन m। ठीक है, तो यहाँ से रेसिप्रोकल कर देते हैं, 1 अपॉन x स्क्वायर ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, m हो जाएगा, और इसको हम 1 अपॉन मॉड ऑफ x स्क्वायर को 1 अपॉन x स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 अपॉन x स्क्वायर क्या आ गया, ग्रेटर देन m आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, देखिए यही हम चाहते भी थे, है ना, एफ ऑफ एक्स हमारा, इसका मतलब क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन m हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि देयरफॉर लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया, इन्फिनिटी हो गया। तो एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पे हम लोग करते क्या हैं, m ग्रेटर देन 0 एक गिवन नंबर हम लोग लेके चलते हैं, फिर हमें एक ऐसा डेल्टा खोजना पड़ता है कि सच दैट जब भी x माइनस सी लेस देन डेल्टा हो तो एफ एक्स किससे बड़ा होना चाहिए, m से बड़ा होना चाहिए। तो हमने एक डेल्टा जो यहाँ पे खोजा है कि डेल्टा इज इक्वल टू लिया हमने 1 अपॉन अंडर रूट m। ठीक है, तो जब हम मॉड ऑफ x लेस देन डेल्टा लेके चल रहे हैं, उसके बाद हमने क्या दिखा दिया, एफ एक्स इज ग्रेटर देन m। इसका मतलब इसकी जो लिमिट है वो कितनी आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगी। ठीक है, तो ये इसका आप साइलेंट डेल्टा से इसका क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से क्वेश्चन है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से हमारा जो क्वेश्चन है वो देखिए क्या है, कोसी इंटीग्रल फार्मूला से लग जाएगा क्वेश्चन ये। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। कहा जरा फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल e की पावर z dz अपॉन z माइनस 1 z प्लस 3 का होल स्क्वायर वेयर गामा इज द सर्किल मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, इंटीग्रल इज टेकन इज द पॉजिटिव सेंस। तो सबसे पहले हम लोग मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 3/2 का क्या ड्रॉ करेंगे, इसका पिक्चर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसका सेंटर कितना है 0 0, इसका रेडियस कितना 3/2, तो 0 0 रेडियस कितना होगा 3/2, ये हमने बना लिया। इसका मतलब ये जो पॉइंट आएगा वो कितना आ जाएगा 3/2, 0, और ये जो पॉइंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा -3/2, 0 आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे हमारे जो पोल्स हैं, मतलब नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है उसको अगर हम 0 से इक्वेट करें, z की वैल्यू 1 आ जाएगी और z की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3 आ जाएगी। तो z इज इक्वल टू 1 तो इस सर्कल के भीतर लाई करेगा जो कि हमारे काम का है, और z इज इक्वल टू -3 तो कहीं यहाँ बाहर आ जाएगा, ये मेरे काम का नहीं है। अब हम लोग कोसी इंटीग्रल फार्मूला अप्लाई करेंगे। कोसी इंटीग्रल फार्मूला में करते क्या है, देखिए इसको हमने लिख लिया गामा, और जो सर्कल के भीतर लाई करता है वो तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, मतलब यहाँ पर नीचे क्या लिखेंगे z-1, और बाकी चीज़ों को हम लोग ऊपर लिख लेते हैं, मतलब e की पावर z
और अपॉन क्या था z+3 का होल स्क्वायर, इसको मैंने ऊपर लिख लिया और यहाँ मल्टीप्लाइड बाय कितना हो गया dz हो गया। कोसी इंटीग्रल फार्मूला क्या होता है, कोसी इंटीग्रल फार्मूला होता है एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए, ठीक है, जहाँ पे ए हमारा क्या होगा पोल है जो सर्कल के भीतर लाई करेगा। ये किसके बराबर आता है, ये आता है 2 पाई इंटू एफ ऑफ ए के बराबर आता है। तो यहाँ पे अगर हम ये फार्मूला लगाएं, मतलब यहाँ पे एफ जेड कितना लेके चल रहे हैं, एफ जेड हमारे पास आ रहा है ई की पावर जेड अपॉन z+3 का क्या आ रहा है होल स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। और ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, इससे कंपेयर करें तो ए की वैल्यू कितनी 1 है। इसका मतलब मुझे निकालना पड़ेगा इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2 पाई आयोटा इंटू एफ ऑफ 1 आएगा। एफ ऑफ 1 निकाल लेते हैं, ई की पावर 1 मतलब ई, 3 + 1 मतलब 4, 4 का इसका कितना आ जाएगा 16। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आ जाएगा इसका कितना आ जाएगा 2 पाई आई इंटू ई बाई 16। तो 2 से डिवाइड कर दें तो जो हमारा आंसर फाइनल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा पाई ई आयोटा पाई ई अपॉन 8 इंटू कितना आ जाएगा आयोटा। ये हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन इन्होंने पूछा था, ठीक है, जिसको आप कोसी इंटीग्रल फार्मूला से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12, और ये भी क्लास 12 का क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन इन्होंने आसान भी दिए थे। प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स इज गिवन टू द 3 स्टूडेंट ABC, द चांसेस ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम बाय ABC आर 1/3, 1/4 एंड 1/5 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। देखिए प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है कि प्रॉब्लम क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड, प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड। अब इसका सबसे आसान तरीका ये होता है कि इसको हम 1 में से क्या करें, 1 माइनस प्रॉब्लम विल नॉट बी सॉल्व्ड बाय द एनी ऑफ द कैंडिडेट्स A, B एंड C। 1 माइनस प्रॉब्लम विल नॉट बी सॉल्व्ड बाय एनी ऑफ द A, B, C। 1 में से अगर हम वो वाला केस घटा दें जिसमें से कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर पाए, तो जो हमें आंसर मिलेगा उसमें क्या होगा, कोई ना कोई तो प्रॉब्लम को क्या करेगा, सॉल्व कर लेगा। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है कि A भी प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर पाए, B भी प्रॉब्लम को ना सॉल्व कर पाए और C भी प्रॉब्लम को सॉल्व ना कर पाए। तो ये हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो A के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी 1/3, तो सॉल्व न करने की प्रोबेबिलिटी कितनी जाएगा 2/3। B के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी 1/4, तो सॉल्व न करने की प्रोबेबिलिटी कितनी जाएगा 3/4। फिर C के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/5 है, न सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी कितनी जाएगी 4/5। इसी को सॉल्व कर देंगे हमें आंसर मिल जाएगा। हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1 माइनस 2/5। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 3/5। इस क्वेश्चन का हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारा देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, एक मिनट, ये ज़्यादा आगे निकल गया। हमारा अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा गया है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका, 13 की बात करते हैं। अब हमें 13 की बात करनी है। क्वेश्चन नंबर 13, इन्वेस्टिगेट वेदर द फंक्शन, हमें इन्वेस्टिगेट करना है कि जो ये फंक्शन आपको दिया गया है, ये फंक्शन हमारा 1 है या नहीं है और R2 है या नहीं है, इसके बारे में हमें इन्वेस्टिगेट करना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, 1 देखिए यहाँ पे एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 इम्प्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2 वाला डेफिनेशन लगाएंगे तो उसमें आप हो सकता है फंस जाएं थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे एक रूल हम लगाएंगे, अगर कोई फंक्शन अपने पूरे डोमेन पे या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो या तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो, ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि वो फंक्शन हमारा क्या होता है 1 होता है। ये कॉन्सेप्ट आपको मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो आपको नोट कर लेना है, ठीक है। अगर कोई भी फंक्शन अपने पूरे डोमेन पे क्या हो, या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो, मतलब उसका ग्राफ कैसा बने, या तो ऐसा ग्राफ बन जाए या तो ऐसा ग्राफ बन जाए, तो हम कहते हैं वो फंक्शन हमारा कैसा 1 है। तो x की एक वैल्यू पे y की एक ही वैल्यू मिलेगी आपको, ठीक है। तो इसका मतलब इसको हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो आइए डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू x की पावर n लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 2015 और कितना मिल जाएगा x टू द पावर 216 प्लस 1 होल टू द पावर कितना मिलेगा 2014 और फिर से x टू द पावर 2016 को मल्टीप्लाई डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2016 और x की पावर कितना हो जाएगा 2015 आ जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा और ढंग से लिखते हैं, 2015 इंटू 2016 इंटू x की पावर 2016 प्लस 1 होल टू द पावर 2014 और इंटू x की पावर कितना 2015। ये आ गया हमारे पास। अब देखिए ये जो नंबर है ये तो दोनों पॉजिटिव नंबर हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है,
ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए भीतर चाहे कुछ भी हो, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ठीक है, यहाँ पर ऊपर जो पावर लगा है वो कितना लगा हुआ है, 2014 लगा हुआ है, ठीक है। भीतर आप x की वैल्यू आप कुछ भी दीजिए, उसके बाद वो चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, ऊपर लगा 2014, मतलब ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आएगा हमेशा, ठीक है। और x की पावर 2015, x की वैल्यू आप चाहे पॉजिटिव दीजिए चाहे नेगेटिव, ठीक है। अगर आप इसका वैल्यू जो आप पॉजिटिव दीजिए, ठीक है, x की पावर 2015 है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, अगर हम लोग देंगे x को दिया पॉजिटिव तो पॉजिटिव देगा, और x को अगर हम लोग देंगे नेगेटिव तो कैसा देगा, नेगेटिव देगा, ठीक है ना। x को हमने, चूंकि हमारा डोमेन क्या है, हमारा डोमेन क्या r है, ठीक है, और ये ऑड डिग्री का पॉलिनॉमियल है, तो ऑड डिग्री का पॉलिनॉमियल है तो पॉजिटिव पे पॉजिटिव देगा और नेगेटिव क्या देगा, नेगेटिव देगा, ठीक है। तो पूरे डोमेन में हम लोग क्या कह सकते हैं, पूरे डोमेन के बारे में अगर हम लोग एनालिसिस करें तो पूरे डोमेन के बारे में क्या कह सकते हैं हम लोग, तो इसका मतलब ये हो गया कि जब x की पॉजिटिव वैल्यू आप देंगे तब तो ये पॉजिटिव देगा, और जब x की नेगेटिव वैल्यू देंगे तो नेगेटिव देगा, क्योंकि आपका डोमेन तो r है, r का मतलब -∞ टू +∞, तो इसका मतलब यहाँ से जब वैल्यू देंगे तब तो ये पॉजिटिव देगा, तो कुछ देर ये पॉजिटिव देगा और कुछ देर ये क्या देगा, नेगेटिव देगा। ना तो ये स्ट्रिक्टली, जब ये पॉजिटिव देगा तब तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, जब ये नेगेटिव देगा तो लेस देन 0 हो जाएगा, तो ना तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है और ना तो ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं है। दिस इम्प्लाइज दैट f इज नॉट 1 1। इसी चीज़ को आपको लिखना है, दिस फंक्शन इज नाइदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, देयरफॉर इट इज नॉट 1 1। f इज नॉट 1 1। अब बात कर लेते हैं आंटू है कि नहीं है, ठीक है। तो आंटू के लिए हम लोग क्या करेंगे कि देखिए इसका जो डोमेन है वो क्या r है, इसका को डोमेन क्या r है, तो अगर ये फंक्शन आंटू होगा तो को डोमेन के सारे एलिमेंट की क्या मिलनी चाहिए, यहाँ पे प्री इमेज मिलनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए मैं 0 की प्री इमेज निकालता हूँ, चूँकि 0 तो को डोमेन में है तो y की वैल्यू मैं 0 ले लेता हूँ, ठीक है। तो क्या 0 के लिए कोई ऐसा x मिलेगा कि सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो मैं 0 इज इक्वल टू, फंक्शन हमारा क्या था, x की पावर, आंटू वाला पार्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। थोड़ा सा लैंग्वेज हम लोग लिखेंगे, लेट 0 बिलोंग्स टू को डोमेन सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा, x की पावर 2016 प्लस 1 होल टू द पावर कितना 2015 इज इक्वल टू कितना हो गया 0, तो ये कितना मिल जाएगा यहाँ से x की पावर 2016 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से कितना मिल जाएगा x की पावर 2016 इज इक्वल टू -1, ठीक है, x की पावर 2013 इज इक्वल टू -1, तो यहाँ से जो x की वैल्यू आ जाएगी वो मिल जाएगी -1 की पावर 1/2016। तो क्या ये रियल नंबर है, ये डोमेन में बिलोंग करेगा, नहीं डोमेन में बिलोंग नहीं करेगा, इसका मतलब 0 की कोई प्री इमेज नहीं मिलेगी। दिस इम्प्लाइज दैट 0 बिलोंग्स टू को डोमेन, 0 बिलोंग्स टू को डोमेन does not have pre-image, does not have pre-image, does not have pre-image in the domain, pre-image in the domain, therefore domain, therefore this function is not onto function। तो ना तो ये फंक्शन 1 1 है और ना तो ये फंक्शन onto है। this implies that f is not onto function। तो ये ना तो 1 1 है और ना तो ये onto है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा नंबर थियरी से लिया गया है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, पहले वाले क्वेश्चन में दिया गया है कि लेट p एंड q बी टू डिस्टिंक्ट प्राइम्स। इंपॉर्टेंट बात है, दोनों कैसे हैं, डिस्टिंक्ट प्राइम है, p एंड q आर व्हाट, टू डिस्टिंक्ट प्राइम्स। देन p की पावर q -1 प्लस q की पावर p -1 इज कांग्रुएंट टू विच मॉडल ऑफ pq, ठीक है। तो देखिए इसका सिर्फ आपको बताना कि किसके कांग्रुएंट है ये, है ना। p की पावर q -1 प्लस q की पावर p -1 इज कांग्रुएंट टू विच नंबर मॉडल ऑफ pq, विच नंबर मॉडल ऑफ pq। यहाँ वाला जो फिल इन द ब्लैंक्स इसको आपको फिल करना है, ठीक है। तो देखिए इसका रेगुलर मेथड तो मैं आपको डिटेल सोल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा सा सेटिस्फैक्ट्री जवाब बता देता हूँ। ये कह रहा है पी और क्यू टू डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं, तो मैं ले लेता हूँ कि लेट पी इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं और क्यू इज इक्वल टू 3 ले लेते हैं, ठीक है। दो डिस्टिंक्ट प्राइम ले लिया हमने। अब हम निकाल लेते हैं पी की पावर क्यू -1 और प्लस क्यू की पावर p -1। तो p की पावर मतलब 2 की पावर q -1 मतलब 2 और q का मतलब 3 की पावर फिर p -1 करेंगे 1, कितना होगा 4 + 3 7, ठीक है, 7 आ गया और यहाँ पे 7 आ गया। 7 इज़ कांग्रुएंट टू, और यहाँ पे क्या लिखना है, मॉडलो पी क्यू कितना 3 2 जा कितना 6 है।
अब बताइए 7 को 6 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स भरना है वो कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। कोई भी दो डिस्टिंक्ट प्राइम लेके आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ते इसके बी पार्ट की तरफ। बी पार्ट का सोल्यूशन हम लोग करते हैं। देखिए बी पार्ट में आपसे क्या पूछा गया है, एक मिनट जरा क्वेश्चन को थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। तो बी पार्ट में हमसे पूछा गया है, हाँ, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 4 मल्टीप्लाइड बाई 29 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 31, ठीक है। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया। तो देखिए एक होता है थ्योरम विल्सन थ्योरम, नंबर थियरी में एक थ्योरम होता है विल्सन थ्योरम। विल्सन थ्योरम क्या कहता है, जरा विल्सन थ्योरम का एक स्टेटमेंट मैं लिख देता हूँ। विल्सन थ्योरम ये कहता है कि p-1 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉडुलो p। अब देखिए किससे डिवाइड करना है, 31 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे p की वैल्यू मैं रख देता हूँ 31 मॉडुलो 31, ठीक है। तो 31 यहाँ रखेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 30 फैक्टोरियल। इसका मतलब 30 फैक्टोरियल को अगर 31 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा, -1 बचेगा। बट यहाँ हमारे पास 30 फैक्टोरियल नहीं, 29 फैक्टोरियल है। तो मैं 30 को बाहर कर लेता हूँ, बचा कितना हमारे पास 29 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉडुलो 31, ठीक है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, 31 से अगर हम इस 30 को डिवाइड कर दें तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, -1 इंटू 29 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉडुलो 31, ठीक है। मॉडुलो, आई होप आपको मॉडुलस की प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत मालूम होगी, मॉडुलो m की प्रॉपर्टी थोड़ी बहुत मालूम होगी। यहाँ से -1 को कैंसिल कर देते हैं। अब हमारे पास कितना आ गया, अब हमारे पास आ गया कि 29 फैक्टोरियल इज इक्वल टू व्हाट, इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 31, 1 मॉडुलो 31। अब एक क्वेश्चन में क्या है, 4 मल्टीप्लाई करना है, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 इंटू 29 फैक्टोरियल इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉडुलो 31, 4 मॉडुलो 31। इसको हम कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरा क्या है, 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, 120। तो 120 को जब हम लोग किससे डिवाइड करेंगे, 31 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो जो हमें रिमाइंडर मिलता है कितना मिलेगा, 120 को अगर हम लोग 30 से डिवाइड कर दें, 31 से डिवाइड कर दें तो 3 टाइम्स जाएगा, 3 1 जा 3, 3 9, यहाँ से 7 और यहाँ से 11 - 9 कितना आ जाएगा 2, 27 बचेगा। यहाँ पे जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, 27 बचेगा। ये हमारा होगा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 29 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल। लेफ्ट में इतना आ गया, इस कॉन्ग्रुएंट टू राइट हैंड साइड में कितना आ जाएगा, 27 प्लस 4 कितना आ जाएगा 31 और मॉडुलो 31। तो देखिए 31 को 31 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा इस कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 31, इस कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 31। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आ जाएगा रिमाइंडर, तो हमारा जो रिमाइंडर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 15। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि इफ ए बी सी आर कोप्लानर वेक्टर्स देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट a डॉट बी a डॉट सी b डॉट b डॉट c c डॉट b c डॉट c। तो देखिए अगर पहले कोप्लानर की डेफिनेशन लिखते हैं। अगर ए बी सी कोप्लानर वेक्टर्स हैं तो हमें 3 ऐसे स्केलर्स मिल जाएंगे। लेट एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर सच दैट ऑल आर नॉट जीरो। एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर सच दैट, स्केलर्स मिल जाएंगे, सच दैट ऑल आर नॉट जीरो, मतलब सभी एक साथ जीरो नहीं है। सच दैट एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ये कोप्लानर की डेफिनेशन ये लिखी जाती है कि अगर 3 वेक्टर को कोप्लानर दिखाना है तो हम ऐसे 3 स्केलर खोज लें एक्स वाई जेड, ठीक है। यहाँ पे 3 नंबर्स हम ऐसे खोज लें एक्स वाई जेड कि सच दैट एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी इज इक्वल टू 0 मिल जाए और ये सभी के सभी 0 ना हो, है ना। ये हमें मिल गया। इसको हम कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो चूंकि इन्होंने कोप्लानर दिया हुआ था इसलिए ये हम लोग लिख पाए। अब हम इक्वेशन 1 में ए से डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, एक्स
और क्या लिखेंगे ए डॉट ए प्लस वाई, फिर क्या लिखेंगे ए डॉट बी, फिर प्लस क्या लिखेंगे जेड ए डॉट सी इज इक्वल टू 0। फिर इक्वेशन 1 का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, क्या लिखेंगे एक्स बी डॉट ए प्लस वाई, फिर क्या लिखेंगे बी डॉट बी प्लस जेड बी डॉट सी इज इक्वल टू 0। फिर इक्वेशन 1 का सी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो एक्स सी डॉट ए प्लस वाई सी डॉट बी प्लस जेड सी डॉट ए इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो हमारा इक्वेशन 2, 3, 4 बना, ये क्या बन गया, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, एक्स वाई जेड में होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और हम कह रहे हैं कि इसमें इसका हमें क्या मिलेगा, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिलेगा, क्योंकि एक्स वाई जेड आर नॉट ऑल 0, इसका मतलब नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिलेगा। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ non-trivial solution, तो दिस इम्प्लाइज दैट इसके जो कोफिशिएंट हैं उसकी वैल्यू क्या है, उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। इसके कोफिशिएंट कितने हैं, ए डॉट ए, फिर कितना है ए डॉट बी, और कितना है ए डॉट सी, यहाँ पे कितना है बी डॉट ए, फिर कितना है बी डॉट बी, फिर कितना है बी डॉट सी, फिर कितना है सी डॉट ए, फिर कितना है सी डॉट बी, और सी डॉट सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर 0 आ जाएगा। थोड़ी सी थ्योरी में बता दूं, अगर होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखा हो ए एक्स इज इक्वल टू 0, तो अगर इसका आपको चाहिए नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, तो हमें नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मतलब 0, 0, 0 के अलावा कोई दूसरा सोल्यूशन हो, कब एग्जिस्ट करता है नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन, कब एग्जिस्ट करता है, इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो जाए, 0 हो जाए। ठीक, तो यहाँ पे इसके ये जो कोफिशिएंट था उसको हमने 0 से इक्वेट कर दिया। ठीक है, इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या होगा, 0, 0 हो गया। पुराने ज़माने का 80s के दौर का, आई होप 85 या 86 का ये IIT का क्वेश्चन है, तो पुराने ज़माने का ये IIT का क्वेश्चन है, वहाँ से उठाया गया इस क्वेश्चन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में हमसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल between bisectors of the angle between the lines this and line x minus y is equal to k। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे सेकंड डिग्री का इक्वेशन दिया गया, तो इससे 2 लाइन आएगी। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग उसको अलग अलग निकाल लेते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, मतलब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वाई माइनस 1, प्लस साइन लेंगे तो एक्स माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, एक इक्वेशन मिला हमें। और अगर माइनस साइन लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, एक्स प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो इससे 2 लाइन हमको मिल गई। अब देखिए ये जो 2 लाइन है इसके डिटरमाइन द एरिया बाउंडेड बाइसेक्टर्स निकालना ऑफ एंगल बिटवीन द लाइन्स, एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और दूसरा, देखिए ये 2 लाइन मान लीजिए है, तो एक आएगा इसका एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और दूसरा क्या आएगा, ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। इसका इक्वेशन निकालना है। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन निकालने का फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पहले ये लाइन लेते हैं हम लोग, तो क्या लिखेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1, मतलब x माइनस वाई प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जो कि √2 आ जाएगा। राइट में प्लस माइनस लिखते हैं क्योंकि दो बाइसेक्टर हमको मिलेंगे। तो राइट वाले जो लाइन है x प्लस वाई माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे, तो √2 कट जाएगा। एक बार प्लस साइन लेंगे, एक बार माइनस साइन लेंगे, टेकिंग पॉजिटिव साइन और टेकिंग नेगेटिव साइन। ठीक है, पॉजिटिव साइन लेंगे तो हमें मिल जाएगा y इज इक्वल टू 1, एक बाइसेक्टर मिलेगा y इज इक्वल टू 1, और नेगेटिव साइन लेंगे तो मिल जाएगा x इज इक्वल टू 0। ये हमारे क्या आ गया, एंगल बाइसेक्टर आ गया। और तीसरी लाइन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू k। तो चलिए जरा सा इसका एक ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, इसका हम लोग अब क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि मुझे एरिया निकालना है तो मुझे क्या बनाना पड़ेगा, इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं। तो कौन कौन सी लाइन है हमारे पास, एक लाइन है x इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 को हम लोग क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं, तो वाई एक्सिस हो गया। वाई इज इक्वल टू 1 तो लाइन मिलेगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये हमें लाइन मिल गई वाई इज इक्वल टू 1 मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई इज इक्वल टू 1 मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, और एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब वाई एक्सिस। और एक लाइन और हमारे पास थी, उसका इक्वेशन क्या था, उसका इक्वेशन था हमारे पास, एक बार देख लेते हैं ऊपर क्या था इक्वेशन हमारे पास, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू के। उसका इक्वेशन कितना है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू के। ठीक है, तो
अब हम इसका इक्वेशन ग्राफ बना लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू के। तो x एक्सिस कहाँ पे कट करेगी, जहाँ पे y जीरो, वाई इज इक्वल टू जीरो, मतलब k जीरो पे x एक्सिस कट करेगी, और y एक्सिस कहाँ पे कट करेगी, x इज इक्वल टू जीरो माइनस k पे कट करेगा। तो जीरो माइनस के, ये तो हमारा x एक्सिस है, जीरो x एक्सिस, जीरो माइनस के तो कहीं नीचे आएगा, यहाँ पे मान लेते हैं कि जीरो माइनस के आएगा, जीरो माइनस के आएगा, ठीक है, और जीरो माइनस के आ गया। और x एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, x एक्सिस को कट करवा देते हैं के जीरो पे, के जीरो मान लो यहाँ कहीं पे है, तो ये लाइन का ग्राफ बनाएंगे तो ऐसे कुछ आएगा, ये आएगा, ठीक है। तो एरिया बाउंडेड बाय द एरिया, डिटरमाइन द एरिया बाउंडेड बाय दीज टू लाइंस एंड द लाइन x माइनस वाई इज इक्वल टू के। तो अगर इसको मैं थोड़ा सा कलर करना चाहूँ तो कौन सा एरिया है, देखिए एक तो वाई एक्सिस हमें दिया गया है, एक तो हमें वाई एक्सिस है, और एक तो लाइन है x माइनस वाई इज इक्वल टू के, और एक तो लाइन क्या है हमारे पास, एंगल बाइसेक्टर्स ना, एंगल बाइसेक्टर्स तो निकले थे ना, x इज इक्वल टू जीरो और y इज इक्वल टू वन, x इज इक्वल टू जीरो का मतलब y एक्सिस, y इज इक्वल टू वन ये हो गया, और लाइन x माइनस वाई इज इक्वल टू के ये हो गया। इससे ये जो बाउंडेड ट्रायंगल है इसका मुझे क्या निकालना है, एरिया निकालना है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन पॉइंट्स का हम लोग इन वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो यहाँ पे जीरो माइनस के मिल चुका है, यहाँ इस लाइन पे y इज इक्वल टू कितना वन है, y इज इक्वल टू वन पुट कर दें किसमें, इस लाइन में, x माइनस वाई इज इक्वल टू के लाइन थी ना, लाइन क्या थी, x माइनस वाई इज इक्वल टू के, इसमें y इज इक्वल टू कितना पुट कर दे, वन, तो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, k प्लस वन आ जाएगा। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, k प्लस वन आ जाएगा, ठीक है, k प्लस वन कामा वन हो गया, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, जीरो कामा वन हो गया, ठीक है। तो ये चूंकि ट्रायंगल हमारा कैसा, राइट एंगल ट्रायंगल, इसका एरिया हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, एरिया इज इक्वल टू वन बाई टू इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो बेस हमारा देखिए यहाँ पे बेस हमारा कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू यहाँ से शुरू हुई, जीरो से शुरू हुई है, कहाँ तक गई, k प्लस वन तक गई है, इसका मतलब इसका बेस कितना हो गया, k प्लस वन, मतलब वन बाई टू इंटू कितना होगा, k प्लस वन। और हाइट की अगर बात कर लें तो देखिए ये नीचे कितना है, नीचे है माइनस के, मतलब k हाइट k, ये अगर लेंथ की बात करें k है, और ऊपर कितना वन है, तो k प्लस वन, हाइट कितनी है, k प्लस वन। तो मतलब इसका जो एरिया आ जाएगा, रिक्वायर्ड फाइनल हमारा जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, k प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17, 16 हम लोगों ने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 17 और 18, बस दो ही क्वेश्चन बाकी हैं, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ m फॉर विच दीज टू लाइन्स, y इज लाइन x माइनस वन अपॉन टू, वाई माइनस टू अपॉन फोर, जेड माइनस थ्री अपॉन वन, और दूसरी लाइन है y इज इक्वल टू एम एक्स, जेड इज इक्वल टू जीरो, यम बीइंग ए फिक्स्ड कांस्टेंट आर कोप्लानर। अगर ये दोनों लाइन क्या है, कोप्लानर हैं, तो आपको बताना कि यम की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। बहुत ही देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। सुंदर इसलिए मैं कह रहा हूँ, शानदार इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जो दूसरी लाइन है ना थोड़ा सा गड़बड़ दी हुई है, इसी में थोड़ा सा कैंडिडेट कंफ्यूज होते हैं। पहली लाइन तो बहुत आसान है, देखिए अगर लाइन स्टैंडर्ड फॉर्म में सिर्फ दे देती, अगर लाइन ये दे देता कि x माइनस एक्स वन अपॉन ए वन इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन बी वन इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन अपॉन सी वन, और दूसरी लाइन दे देता x माइनस एक्स टू अपॉन ए टू इज इक्वल टू वाई माइनस वाई टू अपॉन बी टू इज इक्वल टू जेड माइनस जेड टू अपॉन सी टू। अगर मान लीजिए ये लाइन दे देता और पूछ देता कि ये दोनों कोप्लानर है, तो बहुत सिंपल सी बात है, एक फार्मूला हम लोग लगा देते हैं, डिटर्मिनेंट, कौन सा डिटर्मिनेंट, a2 माइनस a1, b2 माइनस b1, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। यहाँ पे x2 माइनस x1 फिर से लिख देता हूँ, वहाँ फार्मूला हम लोग क्या लिख देते डायरेक्ट, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 और z2 माइनस z1, और यहाँ पे a1 b1 c1 और a2 b2 c2 इज इक्वल टू कितना आ जाता है, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाती है, जीरो आ जाती है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, आसान हो जाता। तो बस इसमें फंसाने वाली बात एक ही है कि दोनों जो सेकंड लाइन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखी गई, उसी को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना है। तो देखिए हम लोग कैसे बनाएंगे इसको हम लोग लिख लेते हैं, दिस इज इक्वल टू यम ऑफ, ठीक है, हमारे पास कितना है x, y इज इक्वल टू एम एक्स है ना, तो मैं इसको लिख लेता हूँ y अपॉन m इज इक्वल टू कितना आ गया, x आ गया। थोड़ा इसको ढंग से लिखते हैं तो आ जाएगा हमारे पास, इसको लिख देते हैं x माइनस जीरो अपॉन वन, ठीक है, इसको लिख देते हैं y माइनस जीरो अपॉन m, और ये जो z इज इक्वल टू जीरो है इसको लिख देते हैं z बाई जीरो इज इक्वल टू क्या लिख देते हैं, z बाई जीरो। आप चेक करिए कि जो हमने ये लाइन जो बनाई ये वही ऊपर वाली लाइन है या दूसरी लाइन है।
इसको चेक करने के लिए आप मान लीजिए कि ये k के बराबर है, तो बताइए यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू k आ जाएगी, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यम k आ जाएगी, और z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। चेक करिए, तो आना चाहिए y इज इक्वल टू एम एक्स। तो देखिए क्या y इज इक्वल टू m और x की वैल्यू कितनी है k, क्या y इज इक्वल टू एम एक्स सेटिस्फाई हो रहा है, हाँ, और z इज इक्वल टू 0 आ ही रहा है। तो उस लाइन को हमने इस फॉर्म में लिख लिया। अब बस ये क्वेश्चन आसान हो गया। अगर ये दूसरी लाइन को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो बस अब उसके बाद क्वेश्चन में तो कुछ करना ही नहीं है, ऊपर मैंने फार्मूला लिख ही दिया है, बस अब फार्मूले में वैल्यू पुट करना है, आपको आंसर निकालना है। तो चलिए हम लोग फार्मूले में पुट करके इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम लोग बात कर लें कि हमें x1 x2 निकालना है, तो देखिए x1 y1 z1 ये हमारे पास हो गया, x1 y1 z1 हमारे पास कितना हो गया, x1 इज इक्वल टू कितना हो गया, x1 इज इक्वल टू 1, y1 इज इक्वल टू कितना हो गया 2, और z1 इज इक्वल टू कितना हो गया 3 हो गया। x2 y2 z2 की बात कर लेते हैं, x2 y2 और z2 की बात कर लेते हैं, तो ये कितना है 0 0 और यहाँ पे कितना है 0 है, ये 0 0 0 है, ठीक है। और बाकी तो देखिए a1 b1 c1 2 4 1 है, डिटर्मिनेंट का सेकंड रो 2 4 1 है, और थर्ड रो की बात करें तो 1 यम और कितना है 0 रखना है। तो चलिए इस डिटर्मिनेंट में पुट करते हैं, और उसके बाद पुट करने के बाद हमें यम की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए इसमें पुट करते हैं। तो देखिए पुट करने से हमें क्या मिलेगा, इस डिटर्मिनेंट में हम लोग पुट करते हैं इसको, तो क्या मिलेगा हमको यहाँ से, डिटर्मिनेंट में अगर पुट कर दे x2 माइनस x1, तो 0 माइनस 1 मतलब कितना हो जाएगा -1, फिर -2 -3, और a1 b1 c1 कितना बताया था हमने 2 4 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 4 1, a2 b2 c2 क्या बताया था 1 m 0, और डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी करनी थी 0। जब आप इसको एक्सपैंड करेंगे तो यहाँ से आपको जो m की वैल्यू मिल जाएगी वो कितनी मिल जाएगी 2 मिल जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो अंतिम क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। बहुत ही सिंपल सा है, कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सबसे पहले हम इसका क्या बनाते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनेगा, m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हम इसको फैक्टराइज कर लें, तो फैक्टराइज करने से देखिए हमको क्या मिलने वाला है, इसको फैक्टराइज जब हम करेंगे तो हमें मिल जाएगा m स्क्वायर माइनस 2m माइनस m, ठीक है। इसको फैक्टराइज करने से मिल जाएगा हमें m माइनस 2 m माइनस 1, m माइनस 2 m माइनस 1 इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 0, मतलब m की वैल्यू कितनी आ गई 1 और कितनी आ गई 2 आ गई। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम लोग लिख सकते हैं इसका, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कितना आ जाएगा c1 e की पावर 1x प्लस c2 e की पावर 2x, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया। अब हमें बस निकालना पार्टिकुलर इंटीग्रल, इसका निकालना है। तो पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन देखिए कितना है डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2, और किस पे ऑपरेट होगा, e की पावर 3x पे ऑपरेट होगा। तो जहाँ जहाँ पे d है वहाँ पे 3 पुट कर देना है आपको, कितना हो जाएगा 9 माइनस 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 प्लस 2 और e की पावर 3x, ये कितना मिल जाएगा आपको, यहाँ से मिल जाएगा e की पावर 3x डिवाइडेड बाई 2 मिल जाएगा, e की पावर 3x डिवाइडेड बाई 2। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल इतना आ गया। अब हमारा जो कंप्लीट सोल्यूशन है y इज इक्वल टू क्या मिलता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल। तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर 2x और प्लस कितना हो जाएगा e की पावर 3x बाई 2। ये हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैंने कंप्लीट पेपर का सोल्यूशन आपको 1.5 घंटे में मैंने आपको करवा दिया। आई होप सो जो है ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, जो है अच्छे लगे होंगे, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपके कुछ वैल्यूएबल कमेंट्स होंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में नई नई चीज़ों के साथ। तो चैनल पे आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके के वीडियोज़ में लगातार लेके आता रहता हूँ। हैप्पी लर्निंग, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।